जूम सभागृह में पधारे सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। अब मैं राष्ट्रीय महिला समिति अध्यक्ष विनीता जी जाजू से अनुरोध करती हूँ कि वो आज की हमारी मीटिंग का शुभारंभ करें। सभी को राम राम। वनबंधु परिषद यानी फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी द्वारा आयोजित आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। हमारे चैप्टर महिला समिति एवं एकल युवा के सभी जागरूक ध्येयवादी कार्यकर्ता एवं उनके परिचित आज यहाँ पर उपस्थित हैं। जूम पर कार्यशाला का यही लाभ है कि हम अपने घर बैठे आसानी से इसका लाभ ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ब्रह्मनाद से। ऊर्जावान, विचारशील और तन मन से समर्पित हमारे एफटीएस के अध्यक्ष माननीय सरावगी जी आज हमारे बीच में हैं। कितनी ही संस्थाओं से संलग्न उपाधियों से विभूषित सरावगी जी का परिचय देने लगूं तो यहाँ बहुत समय लग जाएगा। हमारा सौभाग्य है कि उनके नेतृत्व में हमें दिशा मिलती है। मैं आदरणीय सरावगी जी से निवेदन करती हूँ कि वे स्वागत उद्बोधन दें। उर्मिला जी म्यूट सबको ऑन म्यूट कर रही कर हूँ दीजिए। जी। आप अनम्यूट कर लीजिए सरावगी भाई सरावगी जी साहब को अनम्यूट कर जी। आप सबको विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कितना अच्छा संयोग है कि वनबंधु परिषद ने आज के इस पावन दिवस पर यह विचार किया कि हमारे देश भर में जो कार्यकर्ता हैं, विशेष रूप से नगरों में, शहरों में जो कार्यरत हैं, उनके भी प्रज्ञा प्रबोधन हो। वर्तमान में देश में क्या चल रहा है, किस प्रकार की चुनौतियां हैं, हमारी उसमें क्या भूमिका हो सकती है, देश किस कठिन दौर से गुजर रहा है, इन सब विषयों पर हमारी जानकारी हो। कहीं मौके बेमौके आवश्यकता पड़ी तो हम भी इस विषय पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में बोल सकें, इसके लिए ये प्रज्ञा प्रवाह या प्रज्ञा गंगा ये सत्र प्रारंभ किया जा रहा है। ये हम सब लोगों का सौभाग्य है कि देश की स्वमान धन्य सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट मोनिका जी हमारे साथ जुड़ी हैं। उन्होंने हमारे इस आग्रह को स्वीकार किया और आज का प्रथम सत्र वो स्वयं लेंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि हम जिस तन्मयता से अपना कार्य कर रहे हैं, आज के इस प्रबोधन सत्र के बाद
हम और कन्विक्शन के साथ काम कर सकेंगे। वनबंधु परिषद एकल अभियान का लक्ष्य कोई एक सभा संस्था वाला नहीं है कि हम कोई एक सभा संस्था चला रहे हैं, हम कोई एक सेवा संगठन चला रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। हम तो राष्ट्र में जो हम जो प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा जो ध्येय है, उसको प्राप्त करने वाले हम तो सैनिक हैं। इसलिए हमारा कन्विक्शन और स्पष्ट हो, इस कामना से ये आज का सत्र रखा गया है। आप सबका स्वागत, अभिनंदन। जब इस सत्र की कल्पना हुई तो मुझे नहीं लगता था कि इतनी बड़ी संख्या में और इतने उत्साह से लोगों का पार्टिसिपेशन होगा, किंतु अभी लगभग 200 से अधिक हमारे वनबंधु परिषद के कार्यकर्ता इस वर्चुअल सत्र में जुड़े हैं। यह इस बात का द्योतक है कि हम सब वैचारिक रूप से अपने कार्य से जुड़कर उसमें और अधिक स्पष्टता, प्रखरता, तेजस्विता लाकर काम को अग्रगति देने के लिए संकल्पित हैं। धन्यवाद। अब मैं आगे की कार्रवाई के लिए हमारी विनीता जी से अनुरोध करूंगा कि वे आगे की कार्रवाई करें। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, आपके मोटिवेशन से ही आज का ये प्रोग्राम हो रहा है। आज के इस कार्यक्रम की प्रस्तावना देने जा रही हूँ। हमें हरदम गर्व रहता है कि हम एक जागरूक नागरिक हैं और देश की वर्तमान परिस्थिति से हम हरदम अवगत रहते हैं। क्या हम पूर्ण रूप से जागरूक हैं? हमें देश की वही स्थिति मालूम है जो प्रिंट मीडिया या ई मीडिया के जरिए हम तक आती है, पर क्या आज का मीडिया निष्पक्ष है? ड्राइंग रूम में मित्र मंडली के साथ बैठकर और डिस्कशन में या गांव की चौपाल में बैठकर हम चिंता व्यक्त करते हैं कि देश की क्या स्थिति है। ये तो देशभक्ति नहीं है। जरूरत है चिंतन की, एक्शन की। अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, एजुकेशन के लिए सारी विदेशी यूनिवर्सिटीज को खंगालने वाले हम और पाश्चात्य संस्कृति की छाप पड़ने पर चिंता से सरोबार हम खुद से कब पूछते हैं कि उनके बाल मन पर सनातन की छाप छोड़ने के लिए हमने क्या प्रयास किया। वीरों के साथ वीरांगनाओं का देश भारत अर्थ और शक्ति के लिए देवी रूप में पूजा जाता है और आज मोह माया में आकंठ डूबे हम क्या योगदान दे रहे हैं। चार मर्यादित वाक्य सार्वजनिक रूप से बोलने से पहले डरते हैं कि हमारे परिवार की सुरक्षा पे कोई आंच नहीं आ जाए। ऐसे समय में मोनिका अरोरा जैसे शब्दों, लेखनी और तथ्यों की वीरांगना सामने आती है हमारे मन में लौ जगाने के लिए। अब अंदर अग्नि प्रकट होती है या चिंगारी, ये तो व्यक्ति विशेष पे डिपेंड करता है। माननीय सरावगी जी ने एक विचार दिया कि विषय को समझकर समझाने वाले वक्ता हमारे बीच में तैयार करना बहुत आवश्यक है, ताकि सामाजिक और वर्तमान विषयों पर जानकारी दी जा सके और विचार मंथन होता रहे। हम प्रत्येक माह एक मासिक गोष्ठी का आयोजन करेंगे। ये वनबंधु परिषद प्रज्ञा सरिता होगी। ये नाम आदरणीय सरावगी जी और गीता जी ने मिलकर दिया है, वनबंधु परिषद प्रज्ञा सरिता। आज इसका शुभारंभ मोनिका जी के व्यक्तित्व से करके जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट एवं दिल्ली हाई कोर्ट की जानी मानी एडवोकेट और जागृति को झकझोरने वाली वक्ता श्रीमती मोनिका अरोरा आज हमें संबोधित करेंगी। हमारा सौभाग्य है, तो आइए बुद्धि विवेक के दाता गणेश जी और हमारे आदर्श प्रभु राम का स्मरण कर मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे युवा कोऑर्डिनेटर नेशनल नीरज हिरोदिया को मोनिका जी के परिचय के लिए। धन्यवाद। सभी को सादर प्रणाम और विजयादशमी की राम राम। विनीता आंटी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यह कार्य देने के लिए। श्रीमती मोनिका अरोड़ा जी, आप अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में।
आपने अनेक विषयों में जेएनयू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नालंदा यूनिवर्सिटी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कई सारे मंत्रालय जैसे वित्त मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, विदेश मंत्रालय, इन सब का आपने प्रतिनिधित्व किया है कोर्ट में। इसके अलावा आपको अवार्ड मिला है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, सीनियर रिसर्च फेलोशिप का। इसके अलावा बहुत ही आश्चर्यजनक हुआ मैं जब मुझे पता लगा कि आपने केस रिप्रेजेंट किया है कोर्ट में, जहां पर विषय था कि श्री भगत सिंह, जो कि हमारे देश के एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं, आप भगत सिंह जी को किताबों में आतंकवादी का रूप दिया गया था और आपने अपने वक्तव्य से, अपने अध्ययन से उनको फ्रीडम फाइटर का दर्जा किताबों में दिलवाया है। इसके अलावा आपने केस फाइल किया है जिसके कारण काउ वेलफेयर बोर्ड की स्थापना दिल्ली में हो पाई। इसके अलावा एक आप प्रखर लेखक भी हैं। आप डूसू के अध्यक्ष भी रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के। इसके अलावा आप उसके एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी डीयू के आप सदस्य रहे। आप एक देशभक्त डेडिकेटेड कार्यकर्ता हैं और अनेक सामाजिक विषयों में आप अपने विचार रखते हैं। और अनेक समय आपने देखा होगा कि मोनिका जी को हम अनेक चैनलों में अनेक राष्ट्रीय विषयों पर भी अपने वक्तव्य को रखते हुए हमने आपको सुना है। अभी अभी जो महिला समिति का जो बड़ा कन्वेंशन हुआ इंदौर में, आप उसमें एक मुख्य वक्ता के रूप में सम्मिलित हुई थी। धन्यवाद। नीरज के अंदर देशभक्ति की आग है और उससे अभी तक 28 मशालें जल चुकी हैं। यानी कि एकल युवा के 28 चैप्टर सारे भारतवर्ष में स्थापित हो चुके हैं। अब मैं सविनय ससम्मान आज की वक्ता मोनिका जी अरोरा को आमंत्रित करती हूँ कि वे संबोधित करें। आइए मोनिका जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मुझे ध्यान है नीरज जी से, विनीता जी से, आप में से कितने ही लोग मैं देख रही हूँ, सरोगी जी तो वहां उन्होंने बुलाया ही था। मैं आप सभी से मिली थी इंदौर में और ऐसा लगा था एक परिवार से मिल रही हूँ। मैं अपने ही परिवार में आज लग रहा है दोबारा पहुंच गई। इतना स्नेह, इतना प्रेम मुझे आप सभी से मिला। गीता जी यहाँ है, मैं जिसको भी देख रही हूँ हम सबसे मिले हैं, वहां पर बहुत लोगों से मिले हैं। तो आज लग रहा है तब हम वास्तव में मिले थे, आज हम लोग ऑनलाइन मिल रहे हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इतने, कहते हैं ना कि आजकल के समय में अच्छे लोग, सच्चे लोग मिलने मुश्किल हो जाते। तो आपके यहाँ तो पूरी गंगा बह रही है अच्छे लोगों की और सच्चे लोगों की, जो अपने परिवार का ध्यान रखते हुए, समाज का काम करते हुए राष्ट्र के कार्य में लगे। और कल विजयदशमी थी और विजयदशमी के बाद आज सुबह मैं एक डॉक्टर्स के प्रोग्राम में गई, जो डॉक्टर्स की शाखा होती है आरएसएस की, उसमें आज सुबह में थी। वहां उन्होंने मुझे बताया कि हम डॉक्टर्स ने पीछे शस्त्र पूजा पे त्रिशूल बांटे हैं। मुझे लगा डॉक्टर्स त्रिशूल बांट रहे हैं, कुछ समझ नहीं आया। क्योंकि हम मानते हैं कि अगर हम लॉयर्स हैं तो हमारी कलम बोलती है, आप डॉक्टर हैं तो आपकी प्रिस्क्रिप्शन बोलती है, आपकी दवा कौन सी खानी है वो बोलता है। अगर डॉक्टर्स को हाथ में त्रिशूल लेने की आवश्यकता पड़ी है तो कहीं ना कहीं हम सबके ध्यान में आता है कि हम ईश्वर से पूजा कर रहे हैं कि हे ईश्वर, हमने बहुत भक्ति कर ली, हमें अब शक्ति की भी उतनी ही आवश्यकता है कि हे ईश्वर, विजय पूजा के बदले में जय का सामान मुझे दे दो, विजय पूजा के बदले में जय का सामान मुझे दे दो, वरदान न दो चाहे लेकिन राघव के बाण मुझे। आप देखिए, कल जब हमने विजयदशमी का पूज्य सत्संग साहब जी का भाषण सुना, उस भाषण में एग्जैक्टली यही बात वो लगातार कह रहे थे कि हमें भक्ति के साथ शक्ति की भी आवश्यकता। उन्होंने कहा कि हम अपने निजी जीवन में हम भक्त हैं, हम राष्ट्र के भक्त हैं, हम राम के भक्त हैं, लेकिन अपनी भक्ति के साथ साथ हम अपने निजी जीवन में परिवार को बचाएं,
इसकी बजाय समाज का दूसरी काम स्टाइल करें को हम कर बैठे हैं। और ये तो मतलब राष्ट्र के लिए ज्यादा काम वो करें। वो है ना कि वही दिख और रहा है ना, साथ ही हम ऐसी लोग, ऊंचाई में बढ़ा देंगे। ये आवाज जो बीच में आ रही है आप उसको म्यूट कर दीजिए। हाँ, कर तो दिए। सरसिंह चार्ज ने दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट की। पहले कहा कि आपका निजी जीवन कैसा होना चाहिए, वो भक्तिपूर्ण होना चाहिए, वो सच्चरित्र वाला होना चाहिए, वो देश समाज के काम आना चाहिए। और दूसरी बात उन्होंने कही कि हम शक्ति के उपासक हैं। जब सारी सज्जन शक्ति मिलती है तो सज्जन शक्ति एकत्रित जब होती है, देवों की शक्ति एकत्रित होती है, तो महिषासुर का नाश होता है। तो आज का जो हमारा एक विषय रहेगा, भक्ति और शक्ति दोनों का विषय, विजयदशमी के कारण से भी और सरसिंह चार्ज जी ने जो कहा उसके कारण से। आप देखिए, हम लोग अपने घर बैठे हुए हैं, हमारे बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, और इतनी अच्छी बात जो सरोगी जी ने और रीता जी ने कहा कि हम अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं, पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट कॉलेजेस में भेज रहे हैं, लेकिन आज अपने बच्चों से संवाद करना मुश्किल हो गया। वो बच्चे हमारे हैं, वो तन से मन से बच्चे हमारे हैं, पर जैसे ही वो कॉलेज में पहुंचते हैं, इनको हो क्या जाता है, ये किस प्रकार की बातें करते हैं, ऐसा लगता है कि हमसे छिटक कर अलग हो रहे हैं, ये कौन सी धारा बह रही है। तो दुनिया पे तो हम विजय बाद में प्राप्त करेंगे, पहले अपने घर को संभालना है, पहले अपने परिवार को संभालना है, पहले अपने बच्चों को संभालना है, उनसे संवाद स्थापित करना है। और ये बात मैं क्यों कह रही हूं, जब मैं इंदौर में आई थी यही बात मैंने तब भी कही थी। सरसिंह चालक जी ने जो अपने भाषण में कहा यही बात कही। उन्होंने कहा कि आज जो डेंजर है, आज जो हमारी संस्कृति के ऊपर आघात हो रहे हैं, वो वोकिज्म से हो रहे हैं, वो कल्चरल मार्क्सिज्म से हो रहे हैं, वो लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम से हो रहे हैं। हमें लगता है ये सब क्या है, ये हमने थोड़ा बहुत सुना है इसके बारे में, पर ये है क्या? ये वो है जो कहता है आपका बच्चा आपके घर में रहेगा, लेकिन उसका दिमाग है उस पर हम कब्जा करें। ये कैसे होता है, क्या भला है ये? आइए इसको जाने, और इसको कैसे जाने, जैसे मैंने इंदौर में भी कहा था, हम इसको एक कहानी के रूप में जाने। और ये सच्ची कहानी है, ये ऐसी कहानी है जिससे आपका बच्चा रोज रूबरू हो रहा है और हमें पता ही नहीं। ये वो कहानी है जो भारतीय विमर्श वर्सेस अभारतीय विमर्श को स्थापित करता है। हम खड़े हैं जो भारतीय विमर्श के सैनिक खड़े हैं, और दूसरी ओर ये यंग जनरेशन खड़ी है जो कहीं ना कहीं अभारतीय विमर्श की ओर जा रही। ये विमर्श कहां से शुरू होता है? रामायण क्यों पढ़नी? रामायण में तो राम जी ने सीता मैया को कहा था कि तुम अग्नि परीक्षा दो। रामायण क्यों पढ़नी? ये यहां से शुरू होता है जब बच्चा कॉलेज में जाए। इस प्रकार से हमारे धर्म ग्रंथों के प्रति, हमारे परिवारों के प्रति, हमारी संस्कृति के प्रति क्वेश्चन मार्क्स लगा दिए जाते हैं, हमारी श्रद्धाओं को समाप्त किया जा रहा है। हम आंख बंद करके नहीं बैठ सकते। और यही विजयदशमी के भाषण में सरसिंह चालक जी ने कहा है, एक है भारतीय विमर्श, एक है अभारतीय विमर्श। आइए दोनों को जानते हैं। और कुछ मेरी बहनें इंदौर में थी, लगभग यही टॉपिक हमने तब भी लिया था। बहुत सी बहनें मैं देख रही हूँ, पर ये टॉपिक ऐसा है जो सबके घरों में पहुंचना चाहिए, इसलिए बहुत से बिंदु कॉमन मिले। तो शुरू करते हैं। आप लोग जब सुबह घर में उठते हैं, मैं कहानी शुरू करती हूँ। एक बच्ची है, आप मानिए आपकी पोती है, वो जब घर में पैदा होती है, घर में जब वो पैदा होती है तो घर में जब वो सुबह उठती है तो क्या संस्कार उसको मिलते हैं? हम सुनीता की कहानी से शुरू करते हैं। एक सुनीता है जो बच्ची है, जो घर में पैदा हुई है। घर में पैदा हुई, रोज सुबह वो देखती है, अरे दादी दादी तो रोज मंदिर में बोल रही है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। वो ये मांगती हुई बड़ी होती है। वो देखती है अपनी माँ को, उसकी माँ गाय के लिए चपाती निकाल रही है और उसकी माँ चींटियों को आटा दे रही है, उनको आटा परोस रही है। वो देखती है कि मुझ में और जानवरों में, मुझ में और गाय में, मुझ में और चींटी में
सबका भरण पोषण करती है हमारी दादी, हमारी माँ, हमारा परिवार। हम सबके भरण पोषण की कल्पना करें। वो धीरे धीरे बड़ी होती है और जब वो स्कूल में जाती है और स्कूल में उसको पढ़ाया जाता है, जैसा मैंने पहले भी कहा था, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गधा। उसने ग से गाय सीखी है और माँ ने उसको ये नहीं कहा, जब घर से माँ बाहर गई, माँ ने ये नहीं कहा कि बेटा सी फॉर काउ, काउ इज एन एनिमल। नहीं, माँ और दादी ने कहा बेटा ये गाय है, गाय हमारी माता है, इनको प्रणाम कीजिए। इसने वही सीखा है। और वही स्कूल में जब उसको ग से गधा सिखाया जाता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, ग से गाय भी होती, ग से गधा भी होता है। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो छठी, सातवीं, आठवीं में उसको सिखाया जाता है ये भगत सिंह, ये लाला लाजपत राय, ये लोकमान्य तिलक, दे वर एक्सट्रीमिस्ट, दे वर मिलिटेंट, दे वर टेररिस्ट। तो दादी से पूछती है घर आके, दादी अच्छा टेररिस्ट भी होता है और बुरा टेररिस्ट भी होता है? एक तो हम सुनते हैं कि टेररिस्ट ने यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, पर भगत सिंह भी टेररिस्ट। तुमने मुझे सिखाया है मेरा रंग दे बसंती चोला, इस चोले को पहन के शिवाजी खेले अपनी जान पे, ये सिखाया है। लेकिन मेरे स्कूल में दादी कुछ और सिखाया जाता। दादी कहती कोई बात नहीं बेटा, जो मैं सिखा रही हूँ वो भी सही है, तो स्कूल में जो कह रहे हैं वो पढ़ता जा, तू एग्जाम में जाता जा, एग्जाम देता रहा, आगे बढ़ता रहे। तब तक चल गया। पर जब 10वीं, 11वीं, 12वीं में उसको सिखाया जाने लगा, आर्य, आर्य तो बाहर से आए हैं, आर्य तो मिडिल ईस्ट से आए हैं, आर्य बाहर से आए हैं, मुगल बाहर से आए हैं, अंग्रेज बाहर से आए हैं, ये देश किसी एक का नहीं है, यहाँ लोग आकर बसते रहे, कारवां बनता गया। उसको लगा दादी ये देश हमारा नहीं है, हम बाहर से आए हैं। दादी ने, माँ ने कहा अपनी शक्ल देख, तुम लगते हो कि मिडिल ईस्ट में ईरान या इराक से आए हो, नहीं, तुम यही के बाशिंदे हो। पर दादी मुझे अपने एग्जाम में लिखना पड़ता है, आर्य बाहर से आए हैं, नहीं लिखूंगा तो नंबर नहीं आएंगे। दादी कहती कोई बात, तुम्हें लिखना है तो तू लिख ले, पर असल यही है कि हम लोग हमेशा से, सदियों से यहीं पर बसते आ रहे हैं। ये तो एक आर्य क्षेत्र था, आर्य देश था। धीरे धीरे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेज में आती है। कॉलेज में जब आती है ये बच्ची सुनीता, कॉलेज में आती है तो कॉलेज में वो बीए लेती है। बीए पास कोर्स में एंशिएंट इंडियन कल्चर लेती है। दादी कहती है अपने कल्चर के बारे में मालूम होना चाहिए। एंशिएंट इंडियन कल्चर लेती है, उसमें 300 रामायणास, एक के रामानुजन का आर्टिकल पढ़ाया जाता है, 300 रामायणास। अब दादी को लगता है कि रामायण पढ़ाएंगे एंशिएंट इंडियन कल्चर में। वहां जो पढ़ाया जा रहा है वो था रावण की छींक से सीता पैदा हुई, रावण सीता का बाप था, 8वें महीने में सीता ने गर्भ धारण किया और सीता मैया को छींक आया, रावण को 8वें महीने में रावण ने गर्भ धारण किया और 8वें महीने में रावण को छींक आई और सीता मैया पैदा हुई। वो घर आई, उसे कहा दादी ये क्या है? दादी कहती है तो मुझे भी समझ नहीं। हनुमान एक कामुक व्यक्ति थे, उसने सुना है ये तो ब्रह्मचारी थे, ये तो बजरंगी थे, ये इनके बारे में ऐसी बातें। दादी कहती मेरी समझ से परे है, तू कॉलेज जाना बंद कर। सुनीता ने कहा कॉलेज तो जाऊंगी दादी, और तूने जो भक्ति और शक्ति मुझे सिखाई है मैं उसी का इस्तेमाल करूंगी। उसने, सुनीता ने अपनी सहेली को फोन किया जो लॉयर थी कि अपराजिता ये क्या सिखाया जा रहा है मुझे, मेरे ही धर्म ग्रंथों के बारे में उल्टा सीधा पढ़ाया जा रहा है, मैं क्या करूं? उसने कहा क्या पढ़ाया जा? सुनीता ने कहा मुझे कॉलेज में रामायण के बारे में ऐसे पढ़ाया जा रहा है, मैं आगे जो पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स हैं उसमें वेंडी डॉनिगर की किताब पढ़ाई जा रही है जिसमें अनशंट लिखा हुआ है मेरे महापुरुषों के बारे में, भारत की सनातन सिविलाइजेशन के बारे में, मैं क्या करूं? अपराजिता ने कहा भारत में पैदा हुई है, भारत रूल ऑफ लॉ से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा नहीं है, सबको समान अधिकार है, सबको समानता का अधिकार है, हर कोई कोर्ट में जा सकता है, केस फाइल कर। उसने केस फाइल किया कि दिस इज हेट स्पीच, ये जो पढ़ाया जा रहा है ये हेट स्पीच है, ये हटनी चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी को बुलाया गया कोर्ट के अंदर। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा हम ये कोर्स मटेरियल विड्रॉ करेंगे, ठीक नहीं।
वेंडी डॉनिगर की किताब, जिसमें लिखा था कि विवेकानंद जी और महात्मा गांधी से पूछा गया आप खाने में क्या खाएंगे, उन्होंने कहा हमें गौ मांस परोसा जाए। ऐसी बातें। वहां पेंगुइन पब्लिशर्स को बुलाया गया, पेंगुइन पब्लिशर्स ने कहा हम इस किताब को विड्रॉ करेंगे, ये गलत है, नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। सुनीता और अपराजिता की दोनों केसेस में जीत हुई और ये कोर्स मटेरियल जो हेट स्पीच था ये टेक्स्ट बुक से हटा दिया। बहुत खुश हुई, सुनीता भी खुश हुई, अपराजिता भी खुश हुई कि आगे वाली जनरेशन्स को ऐसी बातें नहीं बताई जाएंगी, उनका ब्रेन वॉश नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ तो हम खुश होते हैं कि ये हेट स्पीच हटती है। वहां क्या होता है, वहां अमेरिका से न्यूज रिपोर्टर्स, इंग्लैंड से न्यूज रिपोर्टर्स, जर्मनी से, फ्रांस से, बीबीसी, लाइन लग गई, टाइम्स नाउ, लाइन लग गई सुनीता के घर पे और अपराजिता के ऑफिस में। लाइन क्या लग गई, हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं, आप जो ये केस जीते हैं। अपराजिता ने बताया ये केस था, हम जीत गए। और नेक्स्ट डे हेडलाइंस थी टेलीविजन में और साथ में न्यूज़पेपर्स में कि इंटॉलरेंस हो रही है इंडिया में, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खत्म हो रहा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म हो रही है। ऐसा लगा रातों रात इनको इंसल्ट किया जा रहा है। सुनीता ने कहा प्रायता हमने किया क्या है, हमने कहीं काले झंडे नहीं दिखाए हैं, हमने जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं किया, हमने शीशे नहीं तोड़े, हमें लगा कोई चीज गलत पढ़ाई जा रही है, हम सिंपली कोर्ट ऑफ लॉ में गए हैं और कोर्ट में जाके हमने अपनी बात रखी है। ये लोग कौन हैं जो देश से लेकर विदेश तक एक ही स्वर में बात कर, एक ही बात कर रहे हैं कि ऐसे कोर्स मटेरियल को क्यों हटाया गया, इनका लेना देना क्या है हिंदुस्तान से। और तब सुनीता ने उसको बताया, अपराजिता ने बताया सुनीता को। अपराजिता कहती है सुनीता ये अभारतीय विमर्श है, ये मार्क्सिस्ट विमर्श है, ये लेफ्टिस्ट विमर्श है, ये लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम है। लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम, ये लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम क्या होता है? उसने कहा इकोसिस्टम क्या होता है, जब जम्मू कश्मीर से लेकर केरला तक एक आवाज में सब लोग एक ही एजेंडे के तहत एक ही बात को, वो इकोसिस्टम। जब स्कूल के बच्चों से लेकर कॉलेज के बच्चों तक, प्रोफेसर्स तक, वाइस चांसलर्स तक, इंटरनेशनल लेवल के प्रोफेसर्स तक एक ही आवाज में एक बात बोली जाती है, एजेंडे के तहत बोली जाती है, वो इकोसिस्टम। और लेफ्टिस्ट का इकोसिस्टम हिंदुस्तान में बहुत हावी है। सुनीता ने कहा मुझे समझ नहीं, मुझे इसको आप आसान शब्दों में। उसने कहा सुनो, अपराजिता ने कहा कि 1967 में जब कांग्रेस पार्टी दो भागों में बट गई थी, नेहरू जी का देहांत हुआ था, उसके बाद तो जो जितने भी बुजुर्ग कांग्रेसी थे उनको लगा हम प्राइम मिनिस्टर बने। इंदिरा गांधी जी को लगा नहीं मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगी, तब वो गूंगी गुड़िया उनको कहते थे। तो इंदिरा गांधी जी के पास सपोर्ट की कमी थी, उन्होंने लेफ्टिस्ट यानी कम्युनिस्ट का सपोर्ट लिया। और कम्युनिस्ट ने क्या कहा कि कांग्रेस पार्टी आप पूरे भारत पे राज करो, पर भारत का जो मस्तिष्क है, भारत का जो दिमाग है, वो आप हमें दे दो। कांग्रेस ने कहा भारत का मस्तिष्क यानी, लेफ्टिस्ट ने कहा भारत का मस्तिष्क यानी भारत की यूनिवर्सिटीज, भारत के कॉलेजेस, भारत के रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, भारत के मीडिया इंस्टीट्यूशंस, ये सब आप हमें दीजिए। लेफ्टिस्ट ने कहा सिलेबस हम तय करेंगे, टीचर्स को हम लगाएंगे, वाइस चांसलर्स को हम लगाएंगे, किन कोर्सेज में रिसर्च होगी वो हम बताएंगे। हमारा सिलेबस पढ़ के ही बच्चे मीडिया में जाएंगे, बॉलीवुड में जाएंगे, बॉलीवुड में वो लिरिक्स लिखेंगे, डायलॉग्स लिखेंगे, वहां की गाने लिखेंगे, एक्टर्स डायरेक्टर्स बनेंगे, रिसर्च करेंगे अलग अलग टॉपिक्स में, और कॉलेजेस के अंदर से निकल के प्रोफेसर्स बनेंगे, इंटरनेशनल लेवल पर वो प्रस्थापित होंगे, देश का दिमाग हमारे पास रहेगा। 1967 से ऐसा ही। कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, ठीक है आप सत्ता में रहिए, लोगों ने आपको डेमोक्रेटिकली इलेक्ट किया है, लेकिन देश का दिमाग आ गया किनके पास?
कम्युनिस्ट के पास, लेफ्टिस्ट के पास दिमाग आ गया, यानी अभारतीय सोच वालों के पास दिमाग आ गया, जो सनातन सिविलाइजेशन में विश्वास नहीं करते। उसके बाद से क्या हुआ, आपके और हमारे बच्चे जो भी कॉलेजेस के अंदर गए, उनको क्या सिलेबस पढ़ाया गया? यही सिलेबस पढ़ाया गया। किन्होंने पढ़ाया गया? जिनकी सनातन में कोई आस्था नहीं थी, उन्होंने ही पढ़ाया गया। ऐसे ही सिलेबस को पढ़ के ऐसे ही बच्चे जो आगे बढ़ते रहे, उनको इंटरनेशनली ये लोग स्थापित करते रहे। शोले बहुत लोगों ने देखी है मूवी शोले? किस किसने देखी है शोले मूवी? किस किसने 10 बार से ज्यादा देखी है शोले? किसने 100 बार से ज्यादा देखी है शोले? शोले मूवी हम कितने खुशी से देखते हैं, वीरू, बसंती, हम सब देखते हैं। हमें एक रहीम काका भी याद होंगे। रहीम काका थे जो 5 वक्त के नमाजी थे। वो सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाया करते थे, बहुत ही भले थे, सबका भला करते थे, खुद सत चरित्र थे। वहीं एक मक्कार और धूर्त पंडित भी था। वो गरीब था, मक्कार था, धूर्त था, चालबाज था। सटली हमारे दिमागों में क्या डाला गया? 5 वक्त का नमाजी तो रहीम काका है, ये धूर्त पंडित, ये धूर्त है, ये मक्कार। कितनी मूवीज हमने आगे देखी जिसमें जो भी अपने बच्चे को पैदा होते ही अनवेड मदर्स या बाकी लोग छोड़ देते हैं, उनको फादर्स ले जाते हैं। अमर अकबर एंथनी, किस किसने देखी? फादर्स ले जाते हैं, फादर्स के पास ऑर्फनेज होता है, वो अपने बच्चों की तरह उन बच्चों का परवरिश करते हैं। ये किसी ने नहीं बताया कि वो बच्चे भी कन्वर्ट हो जाते हैं उसके। मुझे लगा अभी कोविड के बाद कि कुछ अच्छी सी मूवी देखनी चाहिए। मुझे लगा केदारनाथ देखते हैं। केदारनाथ हम में से किसने देखी है? किस किस की है? सुशांत सिंह राजपूत की है, और किसकी है? सारा अली खान की है। मुझे लगा केदारनाथ के बारे में होगा, वो केदारनाथ के बारे में नहीं था। वहां दिखाया गया केदारनाथ के पंडित तो सब प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, वो तो धूर्त है, मक्कार है, उनको प्रॉपर्टी से ही मतलब है, धर्म तो है ही नहीं उनके आसपास। और क्या दिखाया गया? ये जो एक सुशांत सिंह राजपूत है, ये जो एक मुस्लिम कुली है, यही भगवान शिव की आराधना करता है, कितना भला है, सबकी मदद करता है। आप देखिए कैसे वो चुपचाप से इतने बड़े बड़े एक्टर्स, जोधा अकबर, अकबर का ध्यान आता है तो क्या ध्यान आता है? ऋतिक रोशन का। अरे कितना स्मार्ट लगता है, कितनी बढ़िया डायलॉग डिलीवरी है, कैसे डांस करता है। ये ध्यान नहीं आता कि अकबर के समय में मीना बाजार लगता था, जो लड़कियों द्वारा लगता था। शॉपकीपर्स लड़कियां होती थी, खरीदार लड़कियां होती थी। अकबर वहां बुर्का पहन के जाता था, जो हिंदू लड़कियां अच्छी लगती थी उनको उठाकर ले आता था। किसी ने ये नहीं बताया कि हमारी राजस्थान की वीरांगना थी, जिसने वहां देखा अकबर को बुर्के में पहचान लिया, उसको यूं पटकनी दी, उसकी छाती पर पांव रखा और कटार निकाली कि तेरा काम आज समाप्त करूंगी। अकबर ने उससे जान की माफी मांगी। ये कोई नहीं बताता, क्योंकि लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम जो स्व का अभिमान है हम में, वो बताना ही नहीं चाहते हैं। हमने कह दिया ब्राह्मण तो हर पिक्चर में गरीब है, धूर्त है, मक्कार है। ब्राह्मण वर द प्रोफेसर्स जो हमें हमारे धर्म का ज्ञान देते हैं। स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल से 90% का एजुकेशन जो भारत में 90% गवर्नमेंट स्कूल्स में है। गवर्नमेंट स्कूल से आपने गीता को, रामायण को, महाभारत को बाहर कर दिया सेक्युलरिज्म के नाम। आपने वो तो बाहर कर दिया, लेकिन जो अल्पसंख्यकों के अपने कॉलेजेस और स्कूल्स हैं, वो उनको उनकी किताबें बता रहे हैं, वो सब सिखा रहे हैं। हम ना हिंदुइज्म सिखा रहे हैं, हमने ब्राह्मणों को गाली दे दी, तो हमने अपने कोर्स मटेरियल से सनातन सिविलाइजेशन को बाहर कर दिया। जो प्रोफेसर्स थे, ब्राह्मण पढ़ाते थे, उनको बाहर कर दिया। आज हम रूटलेस सोसाइटी बन गए हैं। हमें नहीं पता हमारे गणेश जी की सूंड क्यों है, हमें नहीं पता हमारे हनुमान जी एक मॉन्की जैसे क्यों लगते हैं, हमें किसी ने बताया नहीं है। और कौन बताएगा? सिलेबस हम पढ़ते नहीं है, हमें पढ़ाने वाला कोई है नहीं, इसलिए आपके और हमारे बच्चे आज अपनी रूट्स को खोज रहे हैं। हम हैं कौन?
उन्हें कहा जा रहा है तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम्हारे गणेश जी ऐसे हैं, तुम्हारे मोंकी गॉड्स हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि इतना हम पर क्यों कहा जा रहा है। हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी से लेकर स्टैनफोर्ड तक, शिकागो तक, हर जगह हमारे बच्चे यही फेस कर रहे हैं। ऑल द क्वेश्चंस आर थ्रोन टू देम, दे हैव नो आंसर्स। आंसर कौन बताएगा? हमने उनको इंजीनियर डॉक्टर तो पढ़ाना सिखा दिया, हमने उनको आईवी लीग के कॉलेजेस में भेज दिया, हम कौन है ये नहीं बताया। आज सोशल मीडिया के टाइम पर आपको गाली दी जा रही है, आप कह रहे नहीं मैं ऐसा नहीं हूं, मैं वैसा नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं 33 करोड़ देवता नहीं है। अरे तुम हो कौन? वो कौन, ये कौन बताएगा? आप बताओगे, आपका परिवार बताएगा, बॉलीवुड नहीं बताएगा, आपकी किताबें नहीं बताएंगी, कोर्स मटेरियल नहीं बताएगा। वहां लेफ्टिस्ट का कब्जा है। आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में क्या रिसर्च हो रही थी कि जैसे ब्लैक्स ने व्हाइट्स के विक्टिम बने, जैसे व्हाइट्स ने ब्लैक्स पर अत्याचार किया, ऐसे तीनों जो कास्ट है उन्होंने दलितों पर अत्याचार किया। शबरी नहीं पढ़ाई जा रही, केवट नहीं पढ़ाया जा रहा। भगवान राम ने कहा था सुग्रीव मेरा भाई है, उसके बिना राज तिलक नहीं होगा, ये नहीं पढ़ाया जा रहा। वो शहरवासी राम वनवासी हनुमान के गले लगते हैं, ये नहीं पढ़ाया जा रहा जो आप एकल में बताते हैं। कुछ नहीं पढ़ाया जा, ये पढ़ाया जा रहा है जैसे कालों पर अत्याचार किया ऐसे दलितों पर अत्याचार किया। हम कुछ बोल ही नहीं पा रहे। हमारा भारतीय विमर्श हमें पता नहीं है, क्योंकि परिवारों में वी आर टेलिंग देम टू how to seek valuation, how to start a startup, how to go forward in AI, how to be engineers and doctors and lawyers and CAs. हम कौन हैं, हमारी धरा क्या है, हमारा पैर कहाँ जमेगा, वो भी बताना उतना ही आवश्यक है। क्योंकि जिंदगी केवल सफल नहीं होनी चाहिए, सार्थक भी होनी चाहिए। Our life should not only be successful, it should be meaningful also. तो लेफ्टिस्ट ने पूरा का पूरा पढ़ाया, लगातार पढ़ाया, हमें भी यही पढ़ाया। और जब ये सब पढ़ाया, दिमाग सारा, हमारी जनरेशन तो 1960s की है, उससे कुछ साल पहले की, कुछ साल बाद की है, हम इसी में पढ़ते हुए आगे आज यहां तक आए हैं। सोशल मीडिया तो आज आया है, आज जब विनीता जी बोलती है तो हर कोई खड़े होकर सुनता है कि क्या बोलती है, वो कहां से पॉइंट्स लेकर आती। मैंने पूछा, मैंने कहा कहां से पॉइंट्स लाते हैं? वो कहते हैं मोनिका जी इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस आते हैं, मैं लगातार सर्च करती हूँ। सोशल मीडिया ने आपको ताकत दी है। जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, आज की जनरेशन हमारी कंफ्यूज है, हम हैं कौन। नेक्स्ट जनरेशन पता लगाएगी हम हैं कौन, उसके पास सारे जवाब होंगे। इसमें हमें मदद करनी है, परिवारों को मदद करनी। अब लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम ने 1967 ऑनवर्ड्स हमें अभारतीय बनाते गए, डी हिंदुआइज करते गए, डी नेशनलाइज करते गए, और उन्हें ट्रेलर अपना दिखा दिया 2016 में। और 2016 में आपको ध्यान है, मैंने बताया था इंदौर में भी जेएनयू की लॉयर हूं 10 साल से, जेएनयू के सारे केसेस मेरे पास। और क्या 2016 में उनके नारे लगे थे, हम सबको याद है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अब तक जिंदा हैं, तुम कितने अफजल मारोगे, घर घर से अफजल निकलेगा। मैंने कहा था कि एक भी अफजल नहीं निकला, उसको पता है मोदी और योगी बैठे हैं, छोड़ेंगे नहीं, यूएपीए लगा देंगे। लेकिन ये तो ट्रेलर है जो नारों के रूप में आता है। पूरी की पूरी स्क्रिप्ट आप किसान आंदोलन में देख रहे हो, जाट आंदोलन में देख रहे हो, सिख आंदोलन में देख रहे हो, और साथ में सीए में आपने देखी है, और आज आप बांग्लादेश में देख रहे हैं। एक ही स्क्रिप्ट है, एक ही स्क्रिप्ट, जिसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। आज का जो युद्ध है, मैंने बताया था, ये सीमाओं पर नहीं लड़ा जाएगा, ये रफेल से, ये हेलीकॉप्टर से, ये टैंक से, ये मिसाइल से नहीं लड़ा जाएगा। ये युद्ध है विचारों का युद्ध, ये है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हथियार क्या है? बंदूक नहीं है जी, सैनिक नहीं लड़ रहे जी, सीमा पर नहीं लड़ रहे जी, तो लड़ कैसे रहे हैं?
ये लड़ रहे हैं इंफॉर्मेशन से, सूचना से। ये सूचना को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। एक सूचना आती है, पूरे भारत में आग लग जाती है। हम कहते फिर जाते हैं कि गलत है, ये ऐसा नहीं है। क्या हुआ सीए में हम सब जानते हैं, मैंने बताया भी था उस दिन। सीए में, सीए क्या था? हम लॉयर्स हैं, हमने पूरा सिटीजनशिप एक्ट पढ़ा है। नागरिकता आपको किसे कैसे मिलेगी, इसका एक्ट है, नागरिकता कानून है। नागरिकता कानून में संशोधन किया उन्होंने। क्या संशोधन किया कि जो आसपास के इस्लामिक देश हैं, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, जहां मजहब के नाम पे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, यानी हिंदुओं पर, पारसियों पर, जैनियों पर, बौद्धों पर, क्रिश्चियंस पर, सिख्स पर जो अत्याचार हो रहा है, ये जो प्रताड़ित लोग हैं, ये बेचारे जो दौड़कर अपने बेटे बेटियों की रक्षा करते हुए, धर्म की रक्षा करते हुए भारत में आकर रह रहे हैं, भारत में 5 साल से रह रहे हैं, इनको और नागरिकता के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। इन सबको हम 5 साल यहाँ आते हुए हो गए, रहते हुए हो गए, हम इनको नागरिक बनाएंगे। नॉर्मली आपको 9 साल वेट करनी पड़ती है, पर हम 5 साल में ही इनको नागरिक बनाएंगे। फेयर इनफ। तो सीए का कानून इतना ही है, नागरिकता संशोधन कानून इतना ही है कि जो अल्पसंख्यक हिंदू, सिख है, क्रिश्चियंस है, जिनको मजहब के नाम पे प्रताड़ना कर रहे हैं, 5 साल से हिंदुस्तान में रह रहे हैं, इनको हम नागरिकता देंगे, फुल स्टॉप। इसके अलावा कुछ नहीं। मुस्लिम का तो शब्द भी नहीं है। अब आप देखिए, ये कानून आया, इसको 5 स्टेप्स में कैसे पूरे हिंदुस्तान को जला दिया। इस कानून में अफवाह फैलाई गई, मुस्लिम्स को देश से बाहर फेंक दिया जाए, मुस्लिम्स को कागज दिखाने पड़ेंगे वरना देश से बाहर कर दिया जाएगा। ये अफवाह, सूचना को अफवाह की तरह फैलाया। किसके बीच में टारगेट ग्रुप आइडेंटिफाई किया गया? वो टारगेट ग्रुप कौन सा था? वो था जामिया मिलिया इस्लामिया, वो था जेएनयू, वो था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। वो ऐसे इलाके थे जहां मुस्लिम लोग अधिक रहते हैं, वो ऐसे इलाके थे जो मस्जिदों के पास इलाके थे, उनको आइडेंटिफाई किया गया। तीसरा, वहां पर मजमा जमाया गया। मजमा क्या जमाया गया? धरना स्थल बनाया गया, लोगों को एक कॉज दिया गया, टू लिव एंड डाई फॉर इट। वहां पर धरना बनाया गया, वहां पेंटिंग कंपटीशन रखा गया, वहां सॉन्ग एंड डांस रखा गया, वहां बोर्डिंग, लॉजिंग, फूड सब दिया गया, वहां बिरयानी दी गई, वहां रात को गद्दों पे आप सो सकते हो, नाच हुआ, गाना हुआ, पेंटिंग हुई, और बीच बीच में स्पीचेस, गुलाम नबी आजाद आ रहे हैं, मणिशंकर अय्यर आ रहे हैं, बीच बीच में स्पीचेस देकर नफरत परोसी गई। पहला, एक सूचना, एक अफवाह को उन्होंने हथियार बनाया। आप देखेंगे ये 5 चीजों से पूरी दुनिया त्रस्त है आज की डेट में। दिस इज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। पहला, सूचना को अफवाह बनाया। दूसरा, टारगेट ग्रुप आइडेंटिफाई किया, माइनॉरिटीज, मुस्लिम्स। तीसरा, वहां धरना स्थल, वहां थिएटर का आयोजन किया, एक इवेंट, मैं कहूंगी इवेंट का आयोजन किया। उस इवेंट में नफरत परोसी गई, उस इवेंट में आपके और हमारे घरों के बच्चे गए हैं, उसको ऐसा सेक्युलर और लिबरल और प्रोग्रेसिव रूप दिया गया। उसके बाद चौथा, इतनी नफरत परोसी गई, राइट मोमेंट का वेट किया गया। जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति दिल्ली में आए थे, 3 दिन की यात्रा में थे, उन्हीं में से 2 दिन चूज किए गए, और 5वां सड़कों पर आ गए धरने स्थल से, सड़कों पर चक्का जाम कर दिया और दंगे हो गए। ये 5 चीजें आप, अभी मैं सीए की बात कर रही हूं, मैं किसान आंदोलन से बांग्लादेश तक आऊं, एग्जैक्टली ये 5 चीजें, इसको मैं सिंप्लीफाई करके, आप देखिए तैयारी पहले से थी, वहां पर
घरों के ऊपर स्टोन्स, पत्थर पड़े थे, पेट्रोल बम्स पड़े थे, मॉब आया, तलवारें थी, लाठियां थी, सब कुछ था। हमारे घरों में कुछ भी नहीं। वो कहते हम तो आराम से रह रहे थे, घरों में रह रहे थे, टीवी देख रहे थे, नेटफ्लिक्स देखे थे, सडनली भीड़ कहां से आ गई और कैसा हो गया। ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कैसे होता है आप टाइप करके निकालिएगा, इसकी पूरी स्क्रिप्ट है जो 40 साल पहले कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन में लिखी गई है। अगर आप टाइप करेंगे अपने अपने इंटरनेट पर, आप लिख सकते हैं, बाद में देख सकते हैं। ये है माओइस्ट अर्बन पर्सपेक्टिव, ये है स्ट्रेटजी एंड पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन माओइस्ट रेवोल्यूशन, पूरा डॉक्यूमेंट मौजूद है। वो डॉक्यूमेंट यही 5 बातें कहता है। वो क्या कहता है, हमने जंगलों में बहुत रेवोल्यूशंस ले आए, जंगलों में हमने नक्सलवाद बहुत कर दिया, शहरों की ओर जाओ। शहरों में कहां जाओ? यूनिवर्सिटीज में जाओ, जहां आपके और हमारे बच्चे पढ़ते हैं। यूनिवर्सिटीज में जाओ, पिछड़ों में जाओ, अल्पसंख्यकों में जाओ, ट्रेड यूनियन में जाओ, मुस्लिम्स में, क्रिश्चियंस में, माइनॉरिटीज में जाओ, महिलाओं में जाओ, जहां पर लोग झुकी झोपड़ी में रहते हैं वहां पर जाओ, उनके बीच में फ्रंट्स एस्टैब्लिश करो। वहां पे आप लॉयर्स फ्रंट एस्टैब्लिश करो, वहां ह्यूमन राइट्स की बात करो, वहां विमेन्स फ्रंट्स एस्टैब्लिश करो, डेमोक्रेसी के नाम पे फ्रंट्स एस्टैब्लिश करो, एनजीओज एस्टैब्लिश करो। वहां पे उनके आप कुछ जेन्युइन इश्यूज को लीजिए और धीरे 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 उनको एंटी इंडिया, एंटी हिंदू, एंटी मोदी करते जाइए, विष भरना शुरू कीजिए। और इस तरह से एक एक फॉल्ट लाइन को पकड़िए, मेन स्ट्रीम से अलग कर दीजिए। विमेन को पकड़िए, कैलकाटा का केस लो, डॉक्टर वाला केस, उसमें विमेन को पकड़ो, बाकी लोगों से अलग कर दो। निर्भया में महिलाओं को पकड़ो, सब आदमियों पे ब्लैक ब्रश पेंट कर दो। घरों के अंदर महिला को पकड़ो, उसको पति के अगेंस्ट कि फैमिलीज क्या है, अरे पैट्रियार्कल मेल शॉविनिस्ट यूनिट्स है। आप देखो, एक को दूसरे से लड़वाने का काम हो रहा है, 40 साल से हो रहा है, आज विजिबली दिख रहा है। आप नेक्स्ट आता है किसान आंदोलन। अफवाह क्या फैलाई गई, अरे एमएसपी को समाप्त कर देंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को समाप्त कर देंगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कोई हाथ भी नहीं लगाना, जो फार्मर को मिलना है वो मिलना है। ये तो फार्मर्स के भले के लिए था। मैं कह रही हूँ कानून अच्छा है, कानून बुरा है, सड़कों पर तो तय नहीं करोगे ना। आप पार्लियामेंट में बात कर लो, आप केसेस फाइल कर दो, उसको स्टॉप करा दो, चलेगा, डेमोक्रेसी है हमारी। लेकिन किसान आंदोलन में अफवाह फैला दी गई, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को समाप्त कर देंगे। टारगेट ग्रुप आइडेंटिफाई किया गया, किसान, सिख, जाट। एरियाज आइडेंटिफाई किए गए, पंजाब, यूपी, हरियाणा, राजस्थान। धरने की साइट्स बनाई गई। धरने की साइट्स पर फिर वही लोकगीत भी होंगे, लोक नृत्य भी होंगे, वहां खाना पीना रहेगा, वहां लंगर रहेगा, वहां लोग आराम से रह सकते हैं। वहां आपके पांव में दर्द हो गया तो मसाज की चेयर्स भी रहेंगी, बर्गर्स के स्टॉल भी रहेंगे। इवेंट बनाया गया, इवेंट बनाया गया, वहां धीरे धीरे नफरत परोसी। और नफरत परोसने के बाद लाल किले पर जब पूरा का पूरा देश भारत की सेना का पराक्रम देख रहा था, ट्रैक्टर्स लेकर लाल किले पर चढ़ाई कर दी गई, तिरंगे को वहां से हटा। आपके सामने हो रहा, सब कुछ आपके सामने। ऐसा ही रेसलर्स का, जो कुश्ती करते हैं, कुश्ती के एथलीट्स का आंदोलन, रेसलर्स आंदोलन हुआ। कोई आपको ये नहीं बताएगा कि रेसलर आंदोलन में 2 प्रॉब्लम थी। वो 2 प्रॉब्लम क्या थी कि नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन में वर्चस्व, डोमिनेंस किसकी होगी, यूपी के लोगों की होगी या वो हरियाणा के लोगों की होगी। इन 2 लोगों में संघर्ष। कोई ये नहीं बताएगा कि नया नियम आया था जिसमें है कि आप कितने भी बड़े रेसलर होगे, आपको नेशनल लेवल पर वो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा गेम्स का, तभी आप इंटरनेशनली जा सकते हो। उन्होंने कहा हम नेशनल क्यों खेलेंगे, हम तो कॉमनवेल्थ खेल चुके हैं, हम यहाँ एंट्रेंस क्यों करेंगे। वो कहा कि हो सकता तुमसे अच्छा कोई खिलाड़ी हो, नहीं नहीं नहीं, हम तो कॉमनवेल्थ आए हैं, हम कोई नेशनल लेवल का वो नहीं देंगे, हम तो सीधा वहां जाएंगे। केसेस हमने फाइट किए। तो आप देखिए, एक एक करके पैटर्न देखिए क्या चल रहा है।
और ये पैटर्न यूनिवर्सिटी से भी चला, मैं यूनिवर्सिटी से भी आऊंगी। बांग्लादेश किसान आंदोलन हमने भारत में देखा, हमने सीए भारत में देखा। बांग्लादेश 2/3 मेजोरिटी से वो सरकार चुनकर आई थी, 2/3 मेजोरिटी से चुनी हुई सरकार थी। उसके बारे में पहली क्या अफवाह फैलाई गई, इलेक्शंस वर रिग्ड। इलेक्शन वोटिंग मशीन, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन में जो बूथ थे सब पे रिगिंग हुई है, घपला हुआ है। ये तो चुन के ही ना आती शेख हसीना, चुनना किसी और को जाना था, ये चुन के आ गई है करप्शन के पास। फिर कहा गया, और ये जो पूरा नरेटिव चला सिर्फ बांग्लादेश में नहीं, इंटरनेशनली चला। अमेरिका में, इंग्लैंड में चारों ओर से आवाजें आई, अरे ये तो इलेक्शंस रिग्ड है, ये तो जीत ही नहीं सकते थे, इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या जो बैलेट सिस्टम है वो ही खराब। नरेटिव चला डिक्टेटर, शेख हसीना इज अ डिक्टेटर। डिक्टेटर है जी, किसी की सुनते नहीं है, डिक्टेटर है। वो बांग्लादेश में चला, वो पूरी दुनिया में नरेटिव, अमेरिका ड्रिवन नरेटिव चला, डिक्टेटर है, जिसको 2/3 बांग्लादेश के लोग वोट डालकर जिता रहे हैं, अपना प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं, वो डिक्टेटर कैसे हो सकती है? ये नरेटिव चला। फिर वहां इवेंट मैनेज किया गया, धरना लगाया गया, 2, 2.5, 3 साल से धरना चल रहा था, पीसफुल चल रहा था, और उस धरने के अंदर एक लॉ को लाया गया कि रिजर्वेशन क्यों दे रहे हो फ्रीडम फाइटर्स को, रिजर्वेशन को समाप्त करो। वो धीरे 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 उसके अंदर जमात इस्लामी के लोग आ गए, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के लोग आ गए, उग्र हो गया। वो सब के सब जो उनका महल है, उनका घर है शेख हसीना का, उस पे हमला कर दिया, बवाल कर दिया। उनके पिताजी मुजीबर रहमान की तरह उनका भी वो कत्ल कर देते अगर इंडियन फोर्सेस उनको वहां से निकालती। वो वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो कॉटन एक्सपोर्ट करता है, जूट एक्सपोर्ट करता है, क्या कपड़ा बनाता है, इतना बड़ा एक्सपोर्टर कंट्री, टुडे इट इज इन रूइंस। वो समाप्त हो रहा है। वहां पपेट रिजीम ले आए हैं मोहम्मद यूनुस जी, जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज मिला था, उनकी पपेट रिजीम स्टैब्लिश कर दी। भारत में भी एग्जैक्टली यही करने की साजिश चल रही थी। भारत बड़ा देश और मोदी जी शेख हसीना नहीं। भारत बड़ा देश, लेकिन इस बार जैसे एक एक जाति को पकड़कर उनको बाकियों के विरोध में किया गया, जाति को जाति के अगेंस्ट में खड़ा कर दिया गया। हम कह सकते हैं पीपल डिड नॉट कास्ट देयर वोट, मेनी पीपल वोटेड देयर कास्ट। मैंने बताया था वहां इंदौर में भी, हमारा बेटा एक बार उबर में गया, जब इलेक्शन होकर हटे थे, रिजल्ट आना था, तो उबर ड्राइवर, उबर के पीछे लिखा था यादव्स, तो उबर ड्राइवर से पूछा हमारे बेटे ने कि आप किसको वोट देंगे? अरे हमारे तो अखिलेश जी हैं, हम तो अखिलेश जी को वोट देंगे, समाजवादी पार्टी। फिर अपने आप ही उबर ड्राइवर बोला, अरे जीतना तो बाबा जी को चाहिए, जीतना तो योगी जी को चाहिए। तो उसने कहा क्यों योगी जी को जीतना चाहिए? कहते सारे जितने भी दबंगाई थे उन सबको जेलों में डाल दिया, लॉ एंड ऑर्डर यानी वहां नियम कानून को दुरुस्त किया। अब वहां पे वो सड़क पे गैंग वॉर नहीं होते हैं, लोग जेलों के अंदर हैं, वहां कानून व्यवस्था ठीक की है। कहते आप कह रहे हो कि जीतना योगी जी को चाहिए, पर आप वोट वहां दे रहे हो, तो कैसे जीतेंगे? उसने कहा ये मुझे नहीं पता, हमारा वोट तो जाएगा जहां मैंने कहा है वहां जाएगा, जीतना योगी जी को चाहिए। ये तो नहीं होगा, ये हो नहीं सकता। इस बार बड़ी मुश्किल से हारते हारते जीते हैं, बहुत मुश्किल से। लेकिन हम पॉलिटिक्स की बात क्यों कर, हम क्यों चाह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में आए? करप्शन बीजेपी में भी हो सकती है, प्रॉब्लम बीजेपी में भी हो सकती है, इंटरनल फाइटिंग उसमें भी हो सकती है, डिक्टेटोरियल वो भी हो सकते हैं, लेकिन हम इसलिए चाह रहे हैं कि सनातन सिविलाइजेशन की जो बात करता है आज के समय में, वो केवल मोदी जी और उनकी पार्टी है जो बात करती है। मैं एज अ लॉयर बता सकती हूँ, मैंने लॉस को बदलते हुए देखा है। I never thought about BJP or Congress.
जब तक मैंने उनकी नीतियां नहीं देखी। कर्नाटका में जब बीजेपी सत्ता में आती है तो गिरिजा व्यास जी के और बीजेपी वहां पर गौ वध पर प्रतिबंध लगाती है, यानी बीफ बैन कर देती है। तो गिरिजा व्यास जी क्या कहती हैं, मेरे राहुल बाबा को बीफ बिस्किट्स बड़े पसंद हैं, वो बीफ बिस्किट्स कैसे खाए। और जैसे ही वापस कांग्रेस सत्ता में आती है, गौ वध पर जो प्रतिबंध था उसको हटा देती। इट अलाउज द स्लॉटर ऑफ काउज। वापस बीजेपी सत्ता में आती है, वो फिर गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा। जब ममता जी की सरकार कलकत्ता में आती है तो कितने ही दूल्हागढ़ हो जाते हैं, कितने ही घटनाएं ऐसी हो जाती हैं, ऐसा लगता है कि हम कहाँ रह रहे हैं, निकलना चाहिए क्या यहाँ से। क्या हमारी अगली जनरेशन सेफ रहेंगी यहाँ। मुझे अपना इंडिविजुअल किस्सा ध्यान है, मैंने बताया था कि जब सीएए पर हम लोगों का था कि संघ की ओर से भी सीएए पर बात होनी चाहिए, तो मुझे कहा गया कि मोनिका जी आप यूपी में लखनऊ और एक जगह और जाकर अपनी बात रखें। हम लोग गए लखनऊ में, बार एसोसिएशन का शानदार वहां पर वो हॉल था जिसमें शायद 3000 लॉयर्स बैठे हुए थे। हम कुछ रिटायर्ड जजेस, हमारे सॉलिसिटर जनरल्स, हम लोग सब एक लाइन में मंच पर बैठे हुए थे। मैं आखिरी स्पीकर थी। तो मैंने देखा फ्राइडे का दिन था, सीए आंदोलन जोर पर था, दिल्ली में शहीन बाग हमें मालूम ही था। वहां पर 4 बजे के आसपास, क्योंकि उस बड़े हॉल के लगभग 10 दरवाजे थे जहां से एंट्री एग्जिट कर सकते थे, उन 10 दरवाजों पर पुलिस की भयंकर तैनाती हो गई। एक एक दरवाजे में बंदूकधारी 20-20 पुलिस वाले आकर खड़े हो गए 4 बजे के आसपास। और फिर 5, 5:30 बजे वहां से सब पुलिस वाले हट गए। तो मैंने बाद में अपने स्पीच के बाद उनसे पूछा, मैंने कहा व्हाट हैपेंड, 4 बजे पुलिस वाले आ रहे हैं, 5 बजे हट रहे हैं, हुआ क्या। उन्होंने कहा 4 बजे यहाँ मस्जिद से अनाउंस हुआ था कि सीएए के आंदोलन में हम पार्टिसिपेट करेंगे, और यहाँ से 50,000 की भीड़ मोनिका जी निकली थी, पब्लिक प्रॉपर्टी को, सरकारी संपत्ति को तोड़ते फोड़ते हुए निकली थी। मैंने कहा 50,000 की भीड़। कहते हाँ, आपके यहाँ यही रास्ता था, यहाँ आनी थी। मैंने कहा फिर क्या हुआ। कहते यहाँ अगर अंदर आ जाते तो बहुत ही राइट्स हो जाते यहाँ पर। कहते तभी योगी जी ने अनाउंस कर दिया कि इन सबके जो भीड़ में निकले हैं, सीसीटीवी कैमरा इनके चेहरे रिकॉर्ड कर रहा है, और इनके सबके घर पे बुलडोजर चल जाएगा जो सरकारी संपत्ति को नुकसान कर रहे। कहते उनकी माएं आ गई और मार मार के अपने बच्चों को वापस ले गए। उन लोगों ने जो सड़क पर निकले थे वापस अपने घर चले गए कि अगर सरकारी संपत्ति को नुकसान करेंगे तो ये योगी बाबा है, बख्शेगा। आप देखिए, आप और हम कुंभ में गए थे, कितना सुंदर आयोजन। और जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी तो कुंभ का जो हेड था, सीईओ थे आजम खान जी। जब ओबामा जी हिंदुस्तान आए थे तो उनको सबसे पहले गुलाम नबी आजाद जी हुमायूं टॉम्ब लेकर गए थे, ताजमहल दिखाया था। और आज जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान में आते हैं तो उनको गीता भेंट की जाती है, गंगा आरती दिखाई जाती। दिस इज नॉट बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस, नहीं तो हम बात ही ना कर रहे। इट इज अबाउट सिविलाइजेशन, भारतीय विमर्श, अभारतीय विमर्श। इट इज अबाउट सनातन सिविलाइजेशन एंड दोज हु से ओनली वी आर राइट, आवर वे और हाईवे। अपने को क्या करना है, अपने को बड़ी बड़ी चीजें नहीं करनी है। जिन्हें सरकार चलानी है सरकार चलाएंगे, जिन्हें कोर्स चलानी है कोर्स चलाएंगे, अपने को अपना परिवार चाहिए। और सबसे बड़ा आघात जो आज की डेट में है, एज अ लॉयर मैं बता सकती हूं, हमारे परिवारों पर है। कैसे, हमें 2-3 एग्जाम्पल्स देके अपनी बात पूरी करें। हम कहते हैं ना कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कौन सी बात है, मैं बचपन में पूछा करती थी, मेरे माँ बाप या कोई बता नहीं पाया वो कौन सी बात थी। पर आज ध्यान आता है वो कौन सी बात है कि हम हैं, 1000 साल की गुलामी के बाद भी हम हैं। वो कौन सी बात है, वो बात है
हमारी संस्कृति, भारत की संस्कृति। मैंने उस दिन भी कहा था, मैंने कहा किसी भी देश पर, ईरान पर, इजिप्ट पर, किसी भी देश पर जब आघात हुए, हमले हुए, उनके राजा को हटा दिया गया, तो इस्लाम आया तो पूरा देश इस्लामिक बन गया। पोप की क्रूसेड्स चली तो पूरा देश क्रिश्चियन बन गया। हमारे यहाँ 100 साल नहीं, 1000 साल तक हम गुलाम रहे, पहले मुसलमानों के, मुगलों के और अंग्रेजों के। वहां ऊपर किसी का भी राजपाट हो, किसी का भी शासन प्रशासन हो, किसी के पास भी आर्मी हो, खजाने हो, हमारे राजा राम ही रहे, हमारे राजा सदा राम रहे। हमने किसी को अपना राजा माना ही नहीं। आप देखिए, आज भी जब हमारा बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से लेकर आखिरी सांस तक हम 16 संस्कारों को मानते हैं। हमारे जो विवाह होते हैं, विवाह में हम वेद मंत्रोच्चारण करते हैं, जो 1000 साल पहले थे आज भी वही है, फर्क नहीं आया। हम कहते हैं किसी की भी सरकार हो, हमारी सत्ता तो सनातन की ही रहेगी। हमने अपना धर्म नहीं छोड़ा, और धर्म किसने नहीं छोड़ा? परिवारों ने नहीं छोड़ा। आज भी परिवार, जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर आखिर तक वेद मंत्र हमारे घर में पढ़े जाते। भोजन से पहले हमारे वही मंत्र हैं, जो भी पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, उसमें मिलावट नहीं हुई, चेंज नहीं। ये कैसे हुआ? परिवारों ने, इट वॉज डिसेंट्रलाइज्ड। नालंदा जला दिया, नालंदा जल गया, पर हमारी दादी ने, हमारी माओ ने जो उनको याद रहता था वो नेक्स्ट जनरेशंस को दिया है। इसी कारण आज हम हिंदू हैं, हम बदले नहीं। परिवारों पर आघात है, परिवारों पर टारगेट है। मैरिटल रेप वाला केस मैं कर रही थी 6 साल तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से। उसमें था कि अगर पत्नी कहती है कि पति ने उसके साथ बलात्कार किया है तो पति को जेल हो जाएगी। पत्नी की ही जो बात होगी उसी को माना जाएगा, किसी और को नहीं माना जाएगा। हाई कोर्ट में मैटर गया, सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया, जजेस कहते हैं इट इज अबाउट इंडिविजुअल राइट। बात तो ठीक है, हमने कहा ठीक नहीं है। परिवार में जो विवाह होता है भारतीय परिप्रेक्ष्य नहीं है, ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन है जो मानती है कि इंडिविजुअल के आसपास सब कुछ चलता है। मी एंड माई राइट्स, मैं हूं, मेरी राइट्स है, मेरा बैंक बैलेंस है, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, भारत ये नहीं है। भारत में परिवार है, वो परिवार पति पत्नी को भी देखता है, दादा दादी को भी देखता है। घर में किसी की शादी नहीं हुई है, कोई अविवाहित है, उसका भरण पोषण भी करता है। कोई दुर्भाग्यवश अपाहिज हो गया है, उसका भरण पोषण भी करता है। 3, 4, 5 जनरेशंस जो भी जिंदा है एक ही परिवार में रहती है। चूल्हा एक हो या दूसरा हो, हमारे यहाँ स्टेट के डोल्स नहीं होते, अमेरिका में स्टेट स्पॉन्सर्ड हो गया है। कोई माँ बाप पर आश्रित नहीं है। माँ बाप कहते हैं 18 साल के हो गए ना तुम, एवरीथिंग इज कमर्शियल। हमारे यहाँ परिवार जो है वो सबकी केयर करता है, इसलिए डेवलपमेंट का यूनिट परिवार है। वहां मैरिटल रेप वाली बात तो हो ही नहीं सकती। आज बात करते हैं सेम सेक्स मैरिज की बात करते हैं, 2 लड़के 2 लड़कियां साथ रह सकती हैं, वो विवाह नहीं होता, कॉन्सेप्ट ही नहीं है विवाह का बाहर। आप देखिए क्रिश्चियंस में या इस्लाम में विवाह इज अ कॉन्ट्रैक्ट। आप उसमें एंटर कर सकते हैं, उससे बाहर आ सकते हैं, उसकी कंसिडरेशन होती है, पैसा होता है। भारत में विवाह संस्कार है। माता पिता जब लड़ते हैं, पति कहता है ना, भगवान क्यों लड़ रही है, तेरा और मेरा 7 जन्मों का साथ है। पत्नी और माँ क्या कहती है, भगवान करे तेरे साथ मेरा 7वां जन्म हो, दोबारा आना ही ना। हमारे यहाँ पर परिवार में एंट्री थी, शादी में एग्जिट नहीं था। डाइवोर्स का हिंदी वर्ड बता दो क्या है? डाइवोर्स है, तलाक है, कोई और हिंदी वर्ड है नहीं। हमारे तलाक था ही नहीं, 7 जन्मों का साथ था। वो इसलिए था कि हमारे जो वेद मंत्र शादी में कहे जाते हैं, विवाह में, आज संस्कृत में इसलिए अपने को समझ नहीं आता, कहते पंडित जी जल्दी करो डीजे भी चलना है अभी। वो वेद मंत्र मैं हैरान हूं, आप पढ़िएगा उन, आपको पता है उस वेद मंत्रों में
जो हस्बैंड है वो अंडरटेकिंग्स देता है वाइफ को। अंडरटेकिंग्स क्या देता है? आई प्रॉमिस यू 7 थिंग्स। वाइफ कहती है मैं तुम्हारे जीवन साथी तब बनूंगी जब तुम मुझे 7 वचन दोगे, तभी मैं वामांग आकर बैठूंगी, तुम्हारे लेफ्ट साइड पर बैठूंगी, तुम्हारे दिल के नजदीक बैठूंगी, तुम्हारे जीवन संगिनी बनूंगी। वो 7 बातें क्या है? पत्नी कहती है कि सबसे पहले आप मेरे को उचित सम्मान दोगे, आप जो धर्म कार्य है, दान दक्षिणा है, उससे मुझे सहभागी बनाओगे। पति कहता है स्वीकार है। वो कहते हैं मैं आपके वामांग आकर बैठने को तैयार। दूसरा, पत्नी कहती है कि आप जैसे अपने माता पिता का सम्मान करते हो, अपने परिवार का सम्मान करते हो, वैसे ही आप मेरे माता पिता का, मेरे परिवार का सम्मान करोगे, तभी मैं आपके वामांग बैठने को तैयार हूं। पति कहता है स्वीकार है। पत्नी कहती है अब तक तो आप यूं ही घूमते थे, आप कुछ कमाते भी नहीं थे, अब तो परिवार की, मेरी, सबकी जिम्मेवारी आपके ऊपर आने वाली है। आप कमा धमा लेना, आपको मेरा, मेरे परिवार का खर्च वहन करना होगा। क्या आप स्वीकार करते हैं? पति कहता है मैं स्वीकार। पत्नी कहती है कि मैं अपनी सहेलियों के बीच में बैठी हूँ, मैं अपने मायके या ससुराल में बैठी हूंगी, मैं अपने कहीं भी बैठी हूंगी, आप मेरी इंसल्ट नहीं करो, आप मेरी बात को काटोगे नहीं, आप मेरी बेइज्जती नहीं करोगे, मुझे सम्मान दोगे। क्या आप तैयार हैं? वो कहता है मैं स्वीकार। पत्नी कहती है जहां भी आप पैसा खर्चोगे, आप कोई प्रॉपर्टी लोगे, स्टेट लोगे, जहां भी आप पैसा खर्चोगे, आप मेरी मंत्रणा करोगे, मुझसे मेरी एडवाइस लोगे, इनपुट्स लोगे, सजेशंस लोगे, उससे मेरी सहभागिता बनेगी, मुझे भी सम्मान मेरे परिवार में मिलेगा। क्या आप तैयार हैं? वो कहते हैं मैं स्वीकार करता हूं, मैं तैयार हूं। और आखिर पत्नी कहती है मेरी समस्त आवश्यकताओं की आप पूर्ति करेंगे, अपनी ड्यूटी से आप भागेंगे नहीं, और किसी भी पराई स्त्री को आप मां समझेंगे। केवल आप मेरे पति हैं, हर दूसरी स्त्री आपके लिए मां समान होगी, मेरे और आपके बीच में कोई भी तीसरा भागीदार नहीं बनेगा। क्या आप स्वीकार करते हैं? पति कहता है मैं स्वीकार करता हूं। ये अंडरटेकिंग्स देने के बाद पत्नी उनके लेफ्ट साइड पर, उनके दिल के नजदीक आकर बैठती हैं, और फिर वो लोग 7 वचन लेते हैं। और वो 7 वचन क्या लेते हैं? वो दोनों लेते हैं 7 वचन, वो इन्हीं लाइंस पर हैं। 7 वचन है कि दोनों कहते हैं कि हम मिलजुल कर अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे, हम एक दूसरे की शक्ति बनेंगे, हम हर प्रकार से एक दूसरे को सशक्त करेंगे, हम सुख और समृद्धि में और परिवार में देखेंगे हम कुछ फालतू खर्च तो नहीं कर रहे, हम बचत करेंगे, परिवार को ठीक से चलाएंगे, हम संतान उत्पन्न करेंगे, हम परिवार को आगे बढ़ाएंगे, हम उस संतान की परवरिश संस्कारों के साथ करेंगे, हम सुख दुख में एक दूसरे के साथी होंगे, और आखिरी है हम लाइफ लॉन्ग कंपेनियन होंगे, एक दूसरे को लव, पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग और लॉयल्टी के साथ एक दूसरे का साथ देंगे। दोनों कहते हैं हम तैयार हैं, और ये हमारी सप्तपदी है, ये हमारे 7 वचन है, ये हमारे 7 फेरे हैं। हम आगे अग्नि को साक्षी मानकर, ऊपर ध्रुव तारे को साक्षी मानकर, क्योंकि सारे तारे हिलते हैं, ध्रुव तारा स्थिर रहता है, कि तुम पति अपने वचनों पर स्थिर रहो, हम दोनों अपने वचनों पर स्थिर रहेंगे। ये अग्नि साक्षी है, सब देव साक्षी हैं, तब जाके विवाह होता है। ये 2 परिवारों का विवाह होता है, ये 2 इंडिविजुअल्स का विवाह नहीं होता। कौन बताएगा? कोर्ट मैरिज कर लो, जो पैसा बचता है उसकी एफडी करा लो, उसके बाद अपना अपना पैसा लेकर अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे। ये कौन बताएगा कि सनातन संस्कृति में इंडिविजुअल इज नॉट द यूनिट ऑफ डेवलपमेंट, इट इज द फैमिली। सुख दुख में हर लिहाज से परिवार साथ है, उसी पर आघात। इसलिए आखिर में ये कहकर मैं आप सबसे बात करूंगी कि सनातन संस्कृति क्या है, हम पढ़ना शुरू। विकिपीडिया पे नहीं मिलेगा, विकिपीडिया खराब बोलेगी,
सनातन संस्कृति पे अच्छे वीडियोस हैं, अच्छे पॉडकास्ट। अभी हमने नवदुर्गा, हमने नवरात्रि रखे, उसका उपवास रखा। नवदुर्गा क्या है हम पढ़ें, 16 संस्कार क्या है हम पढ़ें, विवाह संस्कार क्या है हम पढ़ें। हम चरितमानस को, रामायण को ऐसे पढ़े जैसे हम स्टोरी पढ़ रहे हो, आर्ट ऑफ लिविंग पढ़ रहे हो। पढ़ के तो देखो। मुझे ध्यान है, मुझे एक मेरे साथी ने कहा था, मोनिका जी पंडित जी ने मेरा हाथ देख लिया। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहते पंडित जी ने हाथ देखा, कहा 2025 दिसंबर तक बहुत ही बुरा समय है तेरा, कुछ साथ नहीं रहेगा, जहां हाथ डालोगे वहां पे नुकसान होगा, ये होगा वो होगा। मैं तो डिप्रेशन में आ गई हूं, तब से डिप्रेशन की गोलियां खा रही हूँ। मैंने कहा आपको पता है राम जी ने भी एक बार पंडित को हाथ दिखाया। राम जी ने कहा पंडित जी मेरा हाथ भी देख लो। पंडित जी ने राम जी का हाथ देखा। राम जी कहते हैं बताइए क्या होगा? कहते अरे राम जी आपके हाथ में तो सब बढ़िया ही बढ़िया है, आप कल राज सिंहासन पर विराजमान होंगे, आपके पास अकूट धन संपदा आएगी, आप तो बहुत अमीर होने वाले हो, आप राजा बनने वाले हो। राम जी कहते हैं ठीक। पंडित जी ने कहा अरे रुकिए, ये तो आगे कट रही है रेखा। नहीं, आज के समय में आप कल राजा बनने वाले हैं, पर कल के बाद आपका राजपाट आपसे छीन लिया जाएगा। आपको वहां से जंगल में जाना पड़ेगा। ये जो वस्त्र आभूषण आपने पहने हैं ये भी आप धारण नहीं कर पाएंगे। यही नहीं, आपकी आपकी पत्नी के साथ, भाई के साथ आपको जंगल में भेज दिया जाएगा, आउट ऑफ बाउंड्स कर दिया जाएगा, आप अयोध्या में रह ही नहीं पाओगे। राम जी कहते हैं आगे क्या? वो जंगल में गए, कहा जैसे ही आप जंगल में जाओगे वहां खाने पीने को कुछ नहीं होगा, आप वहीं की जड़ी बूटियां खाओगे और फिर सीता जी भी किडनैप हो जाए। उनका आगे क्या होगा? उसने कहा आगे आपकी कोई मदद के लिए नहीं आएगा, आपको वहीं से अपनी मदद लेनी पड़ेगी, और उसके बाद आप राक्षसों का नाश करोगे, फिर आप अपने घर पर वापस आ जाओगे। उन्होंने कहा आगे क्या होगा? उनका आगे तो सब कुछ अच्छा होगा, आप राजा बन जाएंगे, राजपाट आपके पास होगा, पर आपकी जो धर्म पत्नी है वो आपसे बिछड़ जाएगी, आपके बच्चे आपसे बिछड़ जाए। आप सोचिए आपके राम जी के जीवन में कितनी मुसीबतें आई हैं। राम जी उस समय इंसान के रूप में थे ना, अगर वो हार मान लेते तो वो राजा राम ही रह जाते, भगवान राम नहीं बने। ये जो पूरी प्रक्रिया थी अयोध्या से निष्कासन की, 14 वर्ष के वनवास की, इतने ट्रबल्स, इतने चैलेंजेस की, इन्होंने उनको राजा राम नहीं बनाया, भगवान राम बना। इसलिए जो भी मुसीबतें हमारी जिंदगी में आती हैं, हमारे भगवान राम है, हमारे भगवान कृष्ण है, जिनको कोई चाहता ही नहीं था वो पैदा हो, जो जन्मे, शुरू से आखिर तक सब उनकी हत्या का प्रयास करते रहे, लेकिन वो अपनी गैया को लेकर बांसुरी बजाते कि जीवन में कितने भी कष्ट आ जाएंगे, मेरी बांसुरी, मेरी गैया उसके साथ है, मैं जो करूंगा वो समाज हित, देश हित। तो आपसे करबद्ध प्रार्थना है, हमें क्या करना है? आखिरी का 1 मिनट, हमें क्या करना है? सनातन संस्कृति के बारे में पढ़ना है, कोई नहीं बताएगा। मोदी जी आप किताबों में चेंज क्यों लाते? ले आएंगे। समाज क्या कर रहा है, देश क्या कर रहा है, जुडिशरी क्या कर रही है, कर देंगे। हमें अपने परिवार में डाइनिंग टेबल पर बैठकर पहली बात सनातन संस्कृति को पढ़ना है, उसके बारे में बताना। दूसरा, डाइनिंग टेबल पे ई फास्टिंग करनी है, इलेक्ट्रॉनिक फास्टिंग। एक वहां पर आप बास्केट रख दीजिए, जितने भी मोबाइल्स हैं, जब हम खाना एक साथ बैठकर खाएं, मोबाइल्स को साइलेंट करके उल्टा करके उस बास्केट में रख दीजिए, टीवी ऑन मत कीजिए। वो केवल आधा घंटा घर के छोटे सदस्य से शुरू करेंगे, हम भोजन मंत्र करें, ब्रह्मार्पणम से शुरू करें कि ये भोजन है, ये हमारे शरीर में शक्ति प्रदान कर रहा है, वैल्यूज प्रदान कर रहा है, उसको हम कैसे खाते नहीं, निगलते हैं, जैसे 32 नहीं पेट में 64 दांत हो। तो केवल वो आधा घंटा हम प्रॉपर्टी की बात नहीं करेंगे, पैसे की बात नहीं करेंगे, करियर की बात नहीं करेंगे,
हम परिवार की, देश की, समाज की बात करेंगे, हमारा मोबाइल उल्टा पड़ा होगा, वी विल डू ई फास्टिंग, आधा घंटा केवल। और बिलीव मी, हम कहते हैं संवादहीनता हो रही है, बच्चे हमसे बात नहीं करते। आप बच्चों से सिर्फ इतना सा पूछ लीजिए, आज क्या अच्छा गया आपके दिन में। शुरू करेंगे, बोलते रहेंगे, कितने घंटे बोलते रहे आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आज हम सब बोलने के लिए लालायित रहते, कोई किसी को सुनता नहीं। कुछ कंट्रीज में ऐसे लोग पर आवर डॉलर पर काम करते हैं कि वो दादा दादी, नाना नानी को जाकर केवल सुनते हैं। बच्चों को भी हम सुने, भगवान ने हमें एक मुंह और दो कान दिए हैं। जब हम बच्चे को सुनेंगे, बच्चा रोज आएगा, पता है क्या हुआ, ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ। जजमेंटल मत बने, अरे तू तो ऐसा ही है, नहीं, प्यार से सुने, वरना वो चुप हो जाएगा, वो मोबाइल में चला जाएगा। बिलीव में, हमसे ज्यादा इंटरेस्टिंग इंस्टा की रील्स है। तो इसीलिए केवल उनको सुने, बेटा आज क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, और जेन्युइनली सुने। डाइनिंग टेबल, खाना खाने का समय हमारा बेस्ट टाइम होना चाहिए, फैमिली का टाइम होना चाहिए, विदाउट मोबाइल। और कोई रामचरितमानस पढ़ना शुरू करें ना, हम सब पढ़ते हैं, पर मुझे ध्यान है मैंने दिसंबर में 10 दिन लगाकर, 10 घंटे लगाकर पूरी रामचरितमानस पढ़ी, उसके नोट्स लिखे। और मुझे लगा, अगर अगले युग में कृष्ण भगवान गीता नहीं लिखते, रामचरितमानस वुड हैव गिवन यू आर्ट ऑफ लिविंग। गीता वही होती, सच्चा मोटिवेशनल बुक। हम उस तरह से उसको पढ़े, आजकल की भाषा में उसको बोले। परिवार को संभालिए, समाज संभल जाएगा, देश संभल जाएगा। और ये बात कहकर अपनी बात मैं समाप्त करती हूँ। मुश्किलें हैं, एंड बिलीव मी, अगर ये टॉपिक आज विनीता जी ने, सरोगी जी ने, गीता जी ने कहा है लेने के लिए, भारतीय विमर्श और अभारतीय विमर्श, अगले 1 साल में आपके परिवारों पर आघात बढ़ने वाला है। आपके ही आकर बच्चे कहेंगे क्या है हिंदुइज्म में, यहाँ तो एक भगवान भी नहीं है, समझ भी नहीं आता क्या है। वहां देखो, आपको पता भी नहीं चलेगा कब हमारा बच्चा, जिसको हम अमेरिका में पढ़ा रहे हैं, कब वो किसी पीर फकीर के पीछे हो लिया, हमें आइडिया भी नहीं लगेगा। ये हमारे आसपास की घरों की बातें हैं, जो केसेस रोज आ रहे हैं, हम डील कर रहे हैं। इसलिए आज से शुरू करते हैं। मुश्किलें आएंगी, दिक्कतें आएंगी, तो क्या हो गया, हम तो राम के वंशज हैं। मैंने कहा ना, राजा राम नहीं बनना, भगवान राम हमारे आदर्श हैं। चैलेंजेस को समझना है, इस देश को बचाना है, देश रहेगा तो हम रहेंगे। तो असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। आप सब एकल वालों की कोशिश करेंगे तो कभी हार नहीं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मोनिका जी। भक्तिपूर्ण जीवन की, सज्जन शक्ति की बात हुई। हमारी श्रद्धाओं को कैसे समाप्त किया जाता है, हमारी संस्कृति पर क्वेश्चन मार्क लगाकर हमारे बच्चों को कैसे भ्रमित किया जाता है। अभारतीय लोगों ने देश के दिमाग पे कब्जा किया है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर यानी कि वैचारिक युद्ध जो हमें भ्रमित करता है, स्टेप बाय स्टेप अफवाहें उड़ाकर कैसे नफरत परोसी जाती है। बारीक बारीक चीजें जिनके गहराई में हम कभी नहीं जाते। परिवार ही देश की इकाई है, इसलिए इस लंबे गुलामी के बाद भी हम वही हैं। आपने सप्तपदी का मूल्य बताया जो अन्य धर्मों में नहीं है। किस किस बात के लिए आपको धन्यवाद दूं मुझे नहीं मालूम। हम सब अच्छे श्रोता हैं और अच्छे श्रोता बनकर आपको दिखाएंगे। आज अब समय ज्यादा होने के कारण हम लोग वक्फ बोर्ड पर बात नहीं कर पाए। अब आगे चलते हैं। हमारे एकदम ऑर्गेनाइज्ड व्यवस्था में विश्वास करने वाले, स्पष्ट सोचने और स्पष्ट बोलने वाले हमारे एफटीएस के कार्यवाहक अध्यक्ष आदरणीय रमेश जी माहेश्वरी से मैं निवेदन करती हूँ कि वे आज की समीक्षा करें। धन्यवाद विनीता जी।
मैं आज एकल हमारे वन बंधु परिषद के परिवार की ओर से मोनिका जी को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जब इंदौर में हम लोग उनसे मुलाकात की थी और उनसे काफी देर तक बहुत विषयों पे बातचीत हुई, तब हमारे अध्यक्ष महोदय ने उनसे निवेदन किया था, सरावगी जी ने, कि आप हमारे वन बंधु परिषद को कुछ ट्रेनिंग दीजिए, कुछ ऐसी बातें बताइए कि हम देश में और बड़े रूप से काम कर सके। कि जैसा विनीता जी ने कहा, मोनिका जी ने गूढ़ बातों को सामान्य जन के को कैसे समझाया जाता है, दो माध्यम से दिया है, कहानी के माध्यम से, और दूसरे हमारे जो पूर्वज, हमारे भगवान राम, भगवान कृष्ण के माध्यम से इनको जोड़ा, और उसमें ये बताया कि परिवार से संवाद, बच्चों का कैसे संवाद होना चाहिए, बहुत अच्छे ढंग से समझाया। और मेरे ख्याल में आज जितने लोग उपस्थित हैं इस बात को जरूर मानेंगे कि वो बातें उनके दिल और दिमाग में बैठ गई है। आज हम लोग जो देश में एक आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहे हैं, जैसा कि आपने बताया, हमको पता नहीं हम कौन है, हु आर वी, वेयर आर वी, व्हाट वी आर डूइंग, हमको कुछ पता नहीं है। उसके लिए उन्होंने एक रोड मैप दिया कि हम कैसे अपने आप को पहचाने, हम अपनी संस्कृति को कैसे पहचाने और उस दिशा में कैसे अपना काम करें। आज पूरे देश में एक निगेटिव नैरेटिव चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशंस की आपने बहुत सारी बातें की, सीएए के बारे में, किसान आंदोलन के बारे में। मैं जब देखता हूं कुछ आर्टिकल 25, आर्टिकल 28, आर्टिकल 30, जब इन पे देखता हूं, मोनिका जी, हम आगे इन पे आपसे विस्तृत जानकारी जरूर लेंगे ताकि हम अपने को कन्विक्शन बना सके उन बातों के बारे में। कि आर्टिकल 25 जब धर्मांतरण की बात आई, उसको उन्होंने पास किया। जब आर्टिकल 28 में बात आई, तब उन्होंने बात की कि हिंदू धर्म को कैसे विड्रॉ कर लिया, कि हिंदू धर्म की पढ़ाई नहीं हो सकती है। और आर्टिकल 30 में जब हम जाते हैं तो अदर रिलीजन्स की आप पढ़ाया जा सकता है। मैंने इन जब बातों को देखता हूं मैं, तो मुझे लगता है कि वी हैव बीन पास थ्रू ए नैरेटिव, और एक सिस्टमेटिक वे से हमारे देश को, पूरे देश को कैसे कमजोर बनाया गया। इट इज नॉट ए स्टोरी ऑफ टुडे, ये पिछले 50 सालों से, 70 सालों से हम इस चीज को देख रहे हैं कि सिस्टमेटिक तरीके से पूरे देश के सिस्टम को डाउनफॉल कर दिया गया और वैसे ही विचार हमारे मनों में भर दिए गए। जब हम पर्सनल लॉ की बात करते हैं, हमारे हिंदू लॉ की कोई अहमियत ही नहीं रही, बाकी सब लोगों के धर्म जैसे थे उनके लॉ बन गए। हम जब और बातें करते कि जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमारी आज सनातनी जो सभ्यता है, आज हम बचे हुए क्यों हैं, वो परिवार से में एक से दूसरे के पास जो ट्रांसफर हुआ ज्ञान, उसके माध्यम से है। हम रोमन सभ्यता को जब देखते हैं, उनकी सभ्यता 80 साल में खत्म हो गई, 80 इयर्स। अगर इफ यू रीड द रोमन हिस्ट्री, यू विल नो कि आप कहां पर हैं। हम लोग इसीलिए बचे हुए हैं। हम जो सबसे इंपॉर्टेंट आपने बात कही कि हमको गुलामी की मानसिकता से निकलना होगा। हम पूरे देश में गुलामी की मानसिकता से जी रहे हैं, उससे निकलकर हमको किनको फॉलो करना होगा? महाराणा प्रताप, शिवाजी, विवेकानंद जी जैसे जो हमारे बुद्धिजीवी हुए हैं, हमारे वीर लोग हुए हैं जिन्होंने देश को एक नई दिशा दी, वैसे लोगों को हमको समझना होगा और सुनना होगा, और अपने परिवार में उनकी महापुरुषों की बातचीत करनी होगी ताकि ये संवाद और ज्यादा मजबूत हो। क्योंकि आज का युवा भ्रमित है, उसको दिशा नहीं है, क्योंकि हमने दिशा नहीं दी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज जो आपके माध्यम से जो शुरू हुआ, आज की हमारी एक नई शुरुआत विजयादशमी के दिन, कि हम प्रज्ञा सरिता की जो बात कर रहे हैं, और उसमें आपका जो सहयोग होगा, शायद हमारे बहुत लोगों को, ऐसे लोगों को तैयार करेगा। मैं चाहता हूं पूरे देश में ऐसी मोनिका, हमारे अभी इस ग्रुप में भी आप देखेंगी 90% महिलाएं हैं। युवा बहुत लिमिटेड है, पुरुष भी लिमिटेड है। तो ऐसी मोनिकाएं अगर पूरे देश में हो जाएंगी, तो शायद हम अपने जो हमारा लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर सकेंगे। और इसी बात के साथ मैं अपनी बात में ही विराम देता हूं, और आपका फिर से धन्यवाद देता हूं कि आपने एक ओजस्वीपूर्ण ढंग से पूरे सभी लोगों को एक बात बताई, और उनके जीवन में हम लोग इसको आगे एकल में, वन बंधु परिषद में हर लेवल पे इसको उतारेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। तो थोड़ा सा समय प्रश्नोत्तर के लिए रखा है कि अगर कोई पूछना चाहे, बहुत लंबा समय तो नहीं है, परंतु मैं अगर विनीता जी, मैं पहला प्रश्न मैं लेना चाहूंगा। जी मेरा पहला प्रश्न है कि वक्फ बोर्ड एक बहुत बर्निंग सिचुएशन आज के दिन में कंट्री में। हमारे बहुत सारे मित्र ऐसे हैं कि वो हमें से जब भी हम मिलते हैं तो पूछते हैं कि वक्फ बोर्ड की डेट तो पार हो चुकी, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल, हाउ टू फोर्स और एक फोकस पॉइंट बना सकते हैं। इसके बारे में जरूर बताएं ताकि हम जन साधारण में इस मैसेज को कन्वे कर सके। धन्यवाद रमेश जी। वक्फ रह गया था, वक्फ हम सबको जानना जरूरी है। वक्फ ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा बड़ा इशू है हमें क्या करना, doesn't bother us ना। वक्फ bothers each and every of us। वक्फ क्या होता है? वक्फ एक लाइन में वक्फ होता है कि मैं मुसलमान हूं, मैं इस्लाम के नाम पर, अल्लाह के नाम पे अपनी जमीन को इस्लाम के काम के लिए दान कर रहा हूं। मैं मुस्लिम हूं, मैं अपनी जमीन को अल्लाह के नाम पर दान कर। एक बार जमीन अल्लाह के नाम पे हो गई, वो फिर वापस नहीं हो सकती, वो किसी और के पास नहीं जा सकती। वक्फ का मतलब इतना ही होता है। वक्फ औकाफ भी कहते हैं इसको। वक्फ एक्ट क्या है? 5 पॉइंट्स में बताऊं। वक्फ एक्ट कहता है, फॉर एग्जाम्पल रमेश जी, आपका सपोज कोई आपके पास एक दुकान है या मकान है या फार्म हाउस है या फैक्ट्री है। वहां पर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंदौर में है, मैं एग्जाम्पल ले, इंदौर में आपके पास एक फैक्ट्री है, आप वहां फैक्ट्री चला रहे हैं, आप चलाई जा रहे हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा। हर स्टेट में एक वक्फ बोर्ड होता है। मध्य प्रदेश का भी एक वक्फ बोर्ड होता। वो वक्फ बोर्ड कोई भी मुस्लिम्स होते हैं 10वीं 11वीं पास जो लड़के घूमते रहते हैं, उनको सर्वेयर अपॉइंट करता है। वो पूरे इंदौर में घूमते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी को हम वक्फ कह सकते हैं। वो देखते हैं कि रमेश जी की एक फैक्ट्री, इंदौर में फैक्ट्री, वो कहते हैं सर्वेयर रमेश जी की फैक्ट्री का एड्रेस लेते हैं, उसको मध्य प्रदेश के वो वक्फ बोर्ड में दे देते हैं कि ये रमेश जी की फैक्ट्री और 10 और फैक्ट्रीज है और ये आप वक्फ की लिस्ट में डाल दो। इट्स दैट सिंपल। मध्य प्रदेश का वक्फ बोर्ड वक्फ की लिस्ट बना देगा, स्टेट गवर्नमेंट को कहेगा, स्टेट गवर्नमेंट इसको नोटिफाई कर दो। स्टेट गवर्नमेंट उसको नोटिफाई कर देगी। नोटिफाई करने से पहले वो किसी भी उर्दू के अखबार में वक्फ बोर्ड निकाल देगा कि भैया रमेश जी की फैक्ट्री है, हम इसको वक्फ डिक्लेयर कर रहे हैं, किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो बता दो। उर्दू के अखबार में निकाल देगा जिसकी 500 कॉपीज की सर्कुलेशन। रमेश जी को पता ही नहीं, वो अपनी फैक्ट्री चला रहे। उसके बाद वो नोटिफाई हो गया, वो वक्फ की प्रॉपर्टी बन गई। सडनली 20 साल के बाद रमेश जी गए कि मुझे ये फैक्ट्री बेचकर मुझे बड़ी फैक्ट्री लेनी, किसी और एरिया में लेना है। रमेश जी गए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास, रजिस्ट्रार के पास, उन्होंने कहा कि भैया ये फैक्ट्री मुझे बेचनी है। कहते ना आप तो मालिक ही नहीं हो, ये तो वक्फ की है। आपने कहा कौन वक्फ, कैसा वक्फ? मैं और मेरे पिताजी पिछले हम 60 साल से ये जो फैक्ट्री है हम चला रहे हैं, वक्फ का कोई लेना देना है ही नहीं है। उसने कहा नहीं, आप कहीं नहीं जा सकते, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, किसी और के नाम पे नहीं जा सकती, आप इसको बेच भी नहीं सकते। रमेश जी तैश में आ जाते हैं। रमेश जी कहते हैं मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। आपको बताया जाता है वक्फ में एक बार प्रॉपर्टी आ गई, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कोई केस फाइल नहीं हो सकता। आपको कहां जाना पड़ेगा? आपको वक्फ ट्राइब्यूनल में जाना पड़ेगा। वक्फ ट्राइब्यूनल क्या है? वहां एक मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट जज है, एक मुस्लिम IAS जी जाते हैं वक्फ के ट्राइब्यूनल में कि भैया मेरी प्रॉपर्टी 50 साल से मेरे पास है, वक्फ तोड़ना है। वो कहते हैं कि रमेश जी
हमने इसको आपको 1 साल के अंदर आना चाहिए था। जब हमने इसको वक्फ डिक्लेयर किया था, आपको 1 साल के अंदर आना चाहिए था। 1 साल के बाद हम आपका कोई भी केस नहीं ले सकते। रमेश जी कहते हैं मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा, हाई कोर्ट में कोई अपील नहीं, सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील नहीं। रमेश जी को नोटिस आ जाता है, अपनी फैक्ट्री खाली करो और 20 साल से जो आपने वक्फ की प्रॉपर्टी पे अपना काम किया है उसका किराया साथ दो। रमेश जी कहते हैं तुम्हारा वक्फ मैं नहीं मानता। वक्फ बोर्ड जो प्रदेश का होता है, स्टेट का होता है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, उसके नीचे पुलिस होती है। वक्फ बोर्ड आदेश देता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, पुलिस को, खाली करवाओ, तो पूरी फैक्ट्री आपकी खाली कर देंगे, कहीं कोई सुनवाई नहीं। फिर आपके पास सपोज मोहन जी के पास एक फार्म हाउस है, फार्म हाउस में कोई आकर अपनी पीर बाबा की दरगाह बना देता है, हरी चादर डाल देता है। मोहन जी कहते हैं अरे 100 एकड़ का फार्म हाउस है, एक कोने पे पीर बाबा की दरगाह बना भी दी तो हमें क्या फर्क पड़ता है, ईशावास्यम इदं सर्वम, हर जगह तो भगवान ही विराजमान है, क्या फर्क पड़ता है, कण कण में भगवान। वो पीर बाबा की दरगाह बनाते हैं, उस पे लगातार हर साल कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते हैं, वो वक्फ बाय यूजर बन जाता है कि यूज करने से वो वक्फ हो गया, उसको कोई वापस ले नहीं सकता। उस फार्म हाउस से जहां जहां तक वो यूज हुआ है वो पूरा वक्फ बाय यूजर है, आप उस फार्म हाउस को वापस ले नहीं सकते। डिफेंस लैंड्स हैं, पार्लियामेंट के सामने लैंड्स हैं, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, वक्फ को आप ले नहीं सकते। वक्फ में रमेश जी आपके प्रॉपर्टी के टाइटल डीड आपके पास है, मालिकाना हक कागज आपके पास है, कागज कोई नहीं देखेगा, क्योंकि जो वक्फ डीड होती है कि जब किसी मुसलमान ने अल्लाह के नाम पे प्रॉपर्टी दी होगी, वो लिखित में भी हो सकती है, ओरली भी हो सकती है, किसी ने ओरली कह दिया होगा, वो हो गई, आपके कागज कोई नहीं देख रहा, इतना भयानक है। और आज के समय में आधे से ज्यादा हिंदुस्तान वक्फ प्रॉपर्टी है। सबसे अधिक लैंड डिफेंस फोर्सेस के पास है, रेलवेज के पास है, और तीसरे नंबर पे वक्फ के पास है। आप कहोगे, सब कहते हैं कि भैया इतना भेदभाव हो रहा है, मुस्लिम्स बेचारे पंचर लगाते रहते हैं, वो बेचारे गरीब हैं। वो गरीब हैं, उनके घर में इतने बच्चे हैं तो अपना छोटा सा मकान अपने बच्चों को देंगे ना। कौन मुसलमान अपनी प्रॉपर्टी वक्फ को दे रहा है? ये सारी सरकारी जमीनें हैं, और किसी भी जमीन को वक्फ डिक्लेयर करते हैं वो प्रॉपर्टी वक्फ हो जाती है। ये पूरा का पूरा 1954 ऑनवर्ड्स ये पूरा एक्ट कांग्रेस की सरकार। इससे पहले क्या था, जब यहाँ सुल्तान राज करते थे, मुगलों का राज था, वो कहते थे पूरा का पूरा भारत ये तो अल्लाह की जमीन है, इसलिए ट्राइब्यूनल बना दिया। किसी काफिर को आना है, ट्राइब्यूनल में रोता धोता आएगा, कोई सुनवाई नहीं होगी इसकी। एग्जैक्टली उसी पैटर्न पर वक्फ बोर्ड। मैं हैरान रहती हूँ कि मोदी सरकार कह रही है कि 40 से ज्यादा अमेंडमेंट्स हम लेकर आए हैं वक्फ बोर्ड के अंदर। हिम्मत देखो, किसी सरकार में इतनी हिम्मत कैसे है कि इस क्या कहते हैं भूसे में आपकी तीली मारने वाला है। अयोध्या में राम मंदिर में किसी की प्रॉपर्टी नहीं जा रही थी, बाबर इनका सगा नहीं था, उसके लिए 500 साल लग गए। ये तो प्रॉपर्टी दुनिया भर की जो भारत सरकार की प्रॉपर्टी है वो वापस लेंगे। जो अमेंडमेंट्स आई है, एक बात और बताती हूँ, मध्य प्रदेश का वक्फ बोर्ड कहेगा ठीक है, रमेश जी की जो फैक्ट्री थी वो हमने वक्फ डिक्लेयर कर दिया, वो मजहबी कार्यों के लिए इस्तेमाल होगी, मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए इस्तेमाल होगी। हाँ, अगर हम चाहते हैं हम उस पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, हम उस पर अपार्टमेंट्स बना के, बिल्डर के नाते अपार्टमेंट्स बना के रेजिडेंशियल फ्लैट्स को हम बेच सकते हैं। जो पैसा वहां से आएगा वो हम मजहब के लिए इस्तेमाल करेंगे। आपके 5 स्टार होटल्स वक्फ पर हैं, बड़े बड़े आपके होटल्स, सब प्रॉपर्टीज को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। तिरुचिरापल्ली में पूरे गांव को बोल दिया वक्फ प्रॉपर्टी, कहते चोला मंदिर है वहां पर 1500 साल पुराना,
इस्लाम से पुराना मंदिर है, पर पूरा गांव वक्फ डिक्लेयर हो गया, अपना वो प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते। गोविंदपुरा बिहार में वक्फ डिक्लेयर हो गया, प्रॉपर्टी कोई बेच नहीं सकता, किराए पे नहीं दे सकता, कुछ नहीं कर सकता। इतना भयानक है वक्फ, जो हमारे ऑफिस, हमारी फैक्ट्री, हमारी दुकान, हमारी मकान, हमारे पार्क तक पहुंच गए। क्या करना? मोदी सरकार ऐसी जबरदस्त अमेंडमेंट लेकर आई। मैं 3-4 अमेंडमेंट्स बता दूं। पहला, उन्होंने कहा है जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं, उन सबके जो मालिकाना हक के कागजात हैं, किस मुसलमान ने कभी अल्लाह के नाम पे दी, सारे कागज ऑनलाइन पोर्टल पे डालो, पूरी दुनिया देख सकी किसकी प्रॉपर्टी थी, किससे किसको गई। कागज तो है नहीं इनके पास। ये तो ताजमहल को वक्फ, लाल किले को वक्फ डिक्लेयर कर देते हैं। डिक्लेयर करने से ही प्रॉपर्टी उनकी हो गई। मोदी सरकार मेनली 5 बातें की। पहला, वो कह रहे हैं कि सारे कागज किससे किसको प्रॉपर्टी गई, इसको आप ऑनलाइन पोर्टल पर डालिए, दुनिया देख सके। दूसरा, ये वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर नहीं कर सकता। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा वो कागज देखेगा, उसके बाद वक्फ डिक्लेयर करेगा। तीसरी बात, वक्फ बाय यूजर नहीं होगा। कोई प्रॉपर्टी ऐसे ही मजहबी कार्य के लिए इस्तेमाल हो रही है, वो वक्फ नहीं हो जाएगी। चौथी बात, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। पांचवी बात, जो ट्राइब्यूनल होगा वहां सब मुस्लिम नहीं होंगे तीनों, वहां कोई भी हो सकता है, और 1 साल के अंदर नहीं जाना, कभी भी जा सकते हो। और पहले था, अगर रमेश जी की फैक्ट्री पर बात आई है, रमेश जी जा सकते थे। अगर आपके सामने का जो ग्रीन एरिया है उसको वक्फ डिक्लेयर कर दिया, रमेश जी नहीं जा सकते थे। केवल जिसकी प्रॉपर्टी ली गई है वही जा सकता था। अब अमेंडमेंट आई है, कोई भी कह सकता है मेरे सामने की सड़क, मेरे सामने का पार्क, मेरे सामने का फॉरेस्ट लैंड, ये वक्फ डिक्लेयर किया जाए। लोग परेशान, लाखों करोड़ रुपए की जमीन हाथ से खिसक जाएगी, क्योंकि वो जमीन कभी उनकी थी ही नहीं, सरकार की थी या आप लोगों की थी। ये सरकार, ये सारी जमीन वापस मिले। ये है वक्फ की अमेंडमेंट्स जो मोदी सरकार ला रही है। सबके एक बात और कहा है, मोदी सरकार कह रही है वक्फ क्या होता है, जो एक मुसलमान इस्लाम के नाम पर करता है। हिंदू कहते हैं हम भी करेंगे इस्लाम के नाम पर, तो मोदी सरकार कहती है 5 साल तक इस्लाम धर्म को पालन करो, उसका प्रूफ दिखाओ कि 5 साल तक तुम इस्लाम धर्म को पालन कर रहे थे, तभी वक्फ बना सकते हो, वरना नहीं बना सकते। अब इसके खिलाफ सब लामबंद हो गए, सारे विपक्षी दल, मुस्लिम वोट बैंक। मोदी सरकार अलग थलग पड़ गई। इसलिए इस बिल को जब पार्लियामेंट में लाया गया, इसको स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया। स्टैंडिंग कमेटी जहां सारे विपक्षी पक्ष की पार्टीज के लोग होते हैं, बैठो और इस पे लोगों की सजेशंस लो। हिंदूज ने, मुस्लिम ने, सबने अपने सजेशंस दी है। मुसलमानों ने कहा है कि हमारी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर करके ले गए हैं ये लोग, लेकिन वहां पर एक भय का वातावरण कर दिया गया मुस्लिम्स में कि तुम्हारे मदरसे, मस्जिदें, कब्रिस्तान ले ली जाएंगी। इसलिए मोदी सरकार की जो ये चेंजेस आ रही हैं, अमेंडमेंट्स आ रही हैं, इसके खिलाफ वोट करो। उन्होंने लाखों में वोट किया है, हमें पता ही नहीं है क्या, हमारे बच्चों को तो बिल्कुल पता नहीं होगा। और पॉलिटिक्स की बातें डाइनिंग टेबल पर होती नहीं है। दिस इज नॉट पॉलिटिक्स। ये वो है जो कश्मीर फाइल्स में हुआ था ना, सरकार किसी की भी हो, सिस्टम तो उनका है, ये सिस्टम उनका है जिसको तोड़ना है। ये बात। जी रमेश। जी, धन्यवाद। पंकज जी केडिया ने हैंड रेज किया है। पंकज जी केडिया, आप अपना क्वेश्चन बताएं। हाँ, मेरा नाम पंकज केडिया है। मैं भी एफटीएस से रमेश जी महेश्वरी जी के थ्रू जुड़ा हुआ हूँ। मेरा एक प्रश्न है, ये अमेंडमेंट मोदी सरकार लाई है, यदि 5 साल बाद मोदी सरकार नहीं रही तो क्या ये अमेंडमेंट वापस नहीं हो सकते? हो सकते हैं। तो फिर क्यों इस एक्ट को खारिज क्यों नहीं किया जा रहा? क्यों ये अमेंडमेंट लाया जा रहा है? तो मैं बताती हूँ। आप देखिए, मोदी सरकार राम मंदिर लाई थी, कितने 300 से ऊपर सीट्स थी, इस बार तो 400 पार होनी चाहिए थी। कितनी आई? डूबते डूबते बचे। समाज ताकतवर होगा
तो सत्ता को भी ताकत। आज पॉपुलेशन पर बिल क्यों नहीं आ पा रहा? वक्फ भी, मैं तो हैरान हूं एज अ लॉयर, उन्होंने हाथ कैसे लगा दिया वक्फ पे, देश जलेगा। हाथ की कोशिश कर रहे हैं, राम मंदिर बनाया, 370 हटाया, ट्रिपल तलाक हटाया, यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लेकर आए, ये जो जितने भी पाकिस्तान बांग्लादेश में हिंदू हैं इनको घर वापस लाकर इनको जगह दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं वक्फ के तहत सारी जमीन वापस लें। ये जो वक्फ का पैसा है ना, आपको क्या लग रहा है मदरसे हैं वक्फ के ऊपर, 5 स्टार होटल्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, लाखों रुपए किराया आता है, वो सारा पैसा दंगे करने में जाता है, और सारा पैसा जो सीए के आंदोलन है उनको फंड करता है। मोदी सरकार कहीं ना कहीं इनकी फंडिंग रोक रही। ये बिल ही लाई थी, बिल अगर पास हो जाता पार्लियामेंट में आज एक्ट बन जाता, बिल ही पास नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? इतनी इनके पास शक्ति नहीं है कि पास करा ले, और समाज इनके पीछे एकजुट होकर खड़ा नहीं है, जातियों में बटा हुआ। क्या करे वो? उखड़ जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, उनको भी बने रहना है। दे हैव टू टेस्ट द वाटर्स, कितने तक हम आगे जा सकते। और 70 साल का कैंसर है, धीरे धीरे जाएगा। समाज शक्ति देता है सरकारों को, ऑर्गेनाइजेशन शक्ति देती हैं सरकारों को, तभी सिविलाइजेशंस बनी रहती। वरना 2014 से पहले याद कर लो, सोनिया गांधी जी की, मनमोहन जी के ऊपर अलग कैबिनेट चलती थी, ध्यान है? और वो बिल लेकर आई थी, उन्होंने कहा था सैफरन टेररिज्म, हिंदू टेररिज्म, हिंदुओं को तो आतंकवादी करार देने पर आ गए थे। इसलिए मैंने कहा पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, सिविलाइजेशनल लड़ाई। हम सबको अपने परिवारों को संभालते हुए, समाज को सशक्त करते हुए साथ देना है उनका, जो सनातन के लिए खड़े हैं। आइदर वी स्टैंड टुगेदर और पेरिश। हरियाणा में आप में से किसने कहा था जीतेंगे? कोई एक व्यक्ति था जिसने कहा था हरियाणा में जीतेंगे? कोई नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि लग रहा था बुरी तरह हारेंगे, किसान आंदोलन, जाट आंदोलन बुरी तरह हारेंगे। हारते हारते बच गए। योगी जी कहते हैं किसी को पसंद नहीं आता ना, पटोगे तो कटोगे। 1000 साल से यही आ रहा है, पटते हैं तो कटते हैं। इकट्ठे खड़े होते हैं तो राम मंदिर भी बनता है, 370 भी आती है, और वक्फ का और पॉपुलेशन का एक्ट भी आएगा। समाज को खड़ा होना। कहीं ना कहीं नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट भी इन लोगों का साथ दे रही है? मैंने कहा ना, सरकार आपकी आई थी, सिस्टम तो उनका था। फर्क आ रहा है, पहले से बहुत फर्क आ। 2014 में जब हम जजेस के सामने खड़े होते थे और आज खड़े होते हैं, फर्क आ रहा है। कपिल सिब्बल जी भी 10 केस हारते हैं और 3 केस जीत रहे हैं आज। कभी कोर्ट में आकर देखिए आप, फर्क आ रहा है। पहले 10 के कोलिजियन सिस्टम मुझे नहीं आना लगता है चाहिए मोनिका जी, जजों के? हमको ये अलग ही विषय रखकर घंटा 2 घंटा उसी पर चर्चा करनी चाहिए। विषय बहुत इंटरेस्टिंग है और सबको समय भी हो गया है। एक अलग दिन विषय रख के और हम इस पर बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। गीता जी, एक मुकुट मुकुट बिहारी अग्रवाल जी कोई हैंड रेज किया है। मुकुट जी, मुकुट बिहारी जी को अनम्यूट कीजिए उर्मिला जी। हाँ कर दिया है। हेलो, आप अनम्यूट कर आप लीजिए अपने आप को, अनम्यूट अनम्यूट करके बोलिए। आपको और कर आप दिया है। अपना वीडियो भी खोलिए। आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। आप अनम्यूट कर लीजिए, वीडियो स्टार्ट कर लीजिए। अब प्रश्नोत्तर लेना है क्या विनीता जी? टाइम बस बस ये आखिरी है। ये लास्ट प्रश्न है। वो कर ही नहीं पा रहे हैं लग रहा है। आपके एक लेक्चर से हमारी नींद उड़ती है। मोनिका जी, आप कैसे सोती हैं? अब रेगुलर मोनिका जी और मोनिका जी जैसे लोगों को हमको बुलाना होगा, और ये प्रज्ञा सरिता का जो कारवा है वो चलते रहना चाहिए, ताकि हम भी जागृत हो और हमारा आसपास का पूरा समाज जागृत हो। और ये बिल्कुल ठीक बात है कि जब हम जागृत होंगे, हम समाज को साथ देने वाले बनेंगे, सरकार को साथ देने वाले बनेंगे, तो हमारी इच्छाएं पूरी होगी। तो उनका हैंड रेज उठा, क्या कुछ प्रश्न लेना है या आभार मानो? नहीं,
अब गीता जी आप मेरे ख्याल में अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अच्छा, आगे उन्होंने का लोअर एंड कर लिया है कर लिया है। जी। मुकुट जी, नहीं, उन्होंने हैंड रेस था अच्छा, तो हटा दिया ओके है। ओके, चलिए अच्छा। गीता जी। तो मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगी कि राष्ट्रीय महिला समिति ने एक अलख जगाई है और इस तरह के लेक्चर लेकर आई है, और पूरा बनबंधु परिषद, पूरा एकल अभियान इस तरह के कार्यक्रमों में अब सहभागी बनेगा, और हर महीने इस तरह के हमको हिम्मत देने वाले, हमारे सनातन को की रक्षा करने वाले और हमारी अस्मिता की रक्षा करने वाले हिंदू समाज की इस तरह के लेक्चर हम सुनेंगे तो निश्चित रूप से वैचारिक परिवर्तन आएगा। और ये बात बिल्कुल सही है कि सबसे पहले परिवार व्यवस्था जो हमारी बहुत सशक्त माध्यम हमारी है, उसको बचाए रखना बहुत आवश्यक है। और सोशल मीडिया इस तरह की जो अफवाहें फैलाता है उनके से भी सावधान रहना आवश्यक है। तो मोनिका जी, आपने बहुत अच्छा संदेश हम सबको दिया, और जब सुनते हैं तो अंदर से एक आग निकलती है कि कैसे हम देश के काम आ सकें। तो इस तरह के विचार जब चलते रहेंगे तो निश्चित रूप से देशभक्ति भी जागृत होगी, समाज भी एक होगा, और ये आसार दिखने लगे हैं। अब लोग समझने लगे हैं कि हम एक नहीं होंगे तो काम नहीं चलेगा। तो मैं आपका भी आभार मानती हूँ, और इस जूम सभागृह में जितने भी लोग हैं उन सबका भी आभार मानती हूँ, विशेष रूप से आखिर तक जितने लोग रहे। निश्चित रूप से बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था, और इस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे, और हम एक सार्थक परिवर्तन लाने का कोशिश करेंगे समाज में बनबंधु परिषद के माध्यम से। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आभार मानती हूँ। जय हिंद। शांति मंत्र। हमारे राष्ट्रीय महिला समिति की इंदौर मीट की एक बड़ी उपलब्धि मोनिका जी हैं, जिनसे हम मिले, और आगे भी वो हमारा सहयोग करेंगी। और ऐसे लगता नहीं कि वो इतनी बड़ी हस्ती है, ऐसा लगता है हम में से कोई एक बहन हमें गाइड कर रही है। इसलिए उनकी इतनी सादगी सरलता के लिए हम लोग बहुत ही उनका साधुवाद देते हैं उन्हें, और आशा करते हैं कि भविष्य में भी कभी हम उन तक पहुंचेंगे तो वो हमारी पुकार सुनेंगी। आप विनीता जी, म्यूट हैं मैंने जी। मैंने अभी कहा 100 मोनिका तैयार करिए आप अपने आप देखिए ना, अध्यक्ष के सारी लिए। मोनिका ही है, ज्यादातर खिड़कियों में मोनिका ही बैठी हैं। मेरे ख्याल से महिलाओं के पास या तो ज्यादा वक्त है या वो ज्यादा जिज्ञासु है, मालूम नहीं। मेरे ख्याल से ज्यादा जिज्ञासु है, और हम लोग सुनते भी थोड़ा ध्यान से हैं। अगर सरावगी जी के शांति मंत्र। सरावगी जी ने एक जो आज विचार दिया है कि हम लोग हर महीने एक ऐसी बैठक करें, और सुन के शायद हमारे बीच में से भी कुछ वक्ता तैयार हो चुके हैं, तो हम निश्चित ही उसका प्रयास करेंगे। और हार्दिक हार्दिक धन्यवाद मैं वापस मोनिका जी को देती हूँ। आप सबका धन्यवाद। शांति मंत्र का शांति मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो आज कलकत्ता से शुभ विजया, सभी को शुभ विजया।